वेलकम बैक गाइस। इस कहानी में हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जो कि अपने वर्कलोड पर काफी ज्यादा दिक्कत है। उसने लिखी होती है एक मांगा और बाद में वो उसी मांगा के अंदर आ जाता है, लेकिन उसका कैरेक्टर भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पीछे सारे ही मैन हीरोज लगे होते हैं और उसे उन लोगों से बचकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनना है और वो अपनी स्किल्स को बढ़ाता है। और सब शुरुआत में ही हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर वो लास्ट में जाकर क्या बनने वाला है और उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारे एमसी की जर्नी जिसके अंदर वो बनेगा पावरफुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 की शुरुआत में हम देखते हैं एक किंगडम का सीन जहां पर काफी जबरदस्त फाइट चल रही होती है। ये होता है ग्रैंडिस कमांड किंगडम जिसके अंदर ये होती है लास्ट लाइन डिफेंस की और ये भी टूटने वाली है। तभी वहां पर होता है एक धमाका और उसके साथ बहुत सारे सैनिक ही मर गए होते हैं। सैनिक तो ऐसे करते जा रहे हैं जैसे कि वो गाजर मूली हो। उन लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब करने वाले होते हैं और मॉन्स्टर और वो सारे मॉन्स्टर चढ़कर आ चुके हैं दीवार के ऊपर। सारे सैनिक ही काफी ज्यादा डर चुके हैं, लेकिन वो सबके सब हिम्मत करते हुए कहते हैं चलो हम इन सब इन्वेडर्स को, इन सोल्जर्स हम मार कर ही रहेंगे और ये लोग सिंगल और भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। वो लोग जैसे ही अटैक करने वाले हैं तो उसी समय हमारा सीन शिफ्ट होता है दूसरे और वो मॉन्स्टर पर जो कि नीचे खड़े हुए हैं और वो लोग अटैक करने के लिए तैयार है। हम देखते हैं वो सबके सभी अटैक कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कुछ मैजिकल और भी है जो कि डिफेंस से उन लोगों को बचा रहे होते हैं। इतने में ही उनकी नजर पड़ती है सामने जहां पर काफी ज्यादा और रिलीज होता है। वो सारे के सारे और मॉन्स्टर ये देखकर काफी चौंक गए हैं और कुछ तो मुस्कुरा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है डिप्टी कमांडर फॉलियन इन्वेडर का जो कि इन्वेडर सेल होल्ड है। सोचता है ये तो और भी बजर्क हो रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों? लेकिन ये मैटर सच में ये साउथ गेट का है, ये पूरी तरह से खत्म होने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी उसकी नजर पड़ती है सामने और कहता है ये इतनी बड़ी आर्मी ये कुछ ज्यादा ही दिक्कत भरी है। उससे भी बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि और मॉन्स्टर का लॉर्ड वो भी ज्वाइन कर रहा है इस बैटल को, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है इन सब चीजों को। और हम देखते हैं और मॉन्स्टर जो कि वाकई में बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर है, जबकि और मॉन्स्टर इतना ज्यादा डिफरेंस है और ये एक और मास्टर भी है। तो आखिर क्या ही कहने, हमारी तो वाट लग ही चुकी है। और वो तभी अपनी रिलीज करता है स्प्लिट एनर्जी और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिससे काफी बड़ा और वो बनता है और ये होती है उस और मास्टर की पावर। बाकी में ये पावर, ये स्पेशल स्किल काफी खतरनाक है। बताया जाता है आगे ये और मास्टर ऑलरेडी टेक डाउन कर रहे हैं कैसल वॉल्स को। क्या ऐसा हो सकता है कि इस सब का अंत यहीं पर होने वाला है? ये और मास्टर इस तरह से गाजर मूली की तरह हम सैनिकों को मारते जाएंगे। हम सब ये सब खत्म हो रहा है, उन्हें रोकना ही होगा और चाहे कुछ भी हो जाए हमें इस कैसल की सुरक्षा तो करनी ही है। लेकिन कुछ और मॉन्स्टर जो कि सैनिकों को तो ऐसे ही अपने पैरों से मार देते हैं और उनमें भी बहुत सारे सैनिक हैं जो कि एनर्जी से भरे हुए, बट तभी किसी तरह की एनर्जी आती है जो देखते ही सब लोग ही चौंक गए होते हैं। बोलते हैं आखिर ये सब क्या है? और गाइस ये साइन है हमारे एमसी का यहाँ पर आने का। हम देखते हैं बहुत सारे सैनिक जो कि ऑलरेडी मर चुके हैं, वो सब के सभी एनर्जी के जरिए रिएक्ट करने लगे। तभी हम देखते हैं एक अननोन एंटिटी को जो कि कंट्रोल कर रहा होता है उस ऑरे को, जिससे कंट्रोल हो रहे हैं बाकी सब इंसान और मॉन्स्टर। ये देखने के बाद थोड़ा चौंके हुए हैं। उन सब की ही नजर पड़ती है अगल बगल जहां पर जितने भी मरे हुए सोल्जर से वो सब उठने लगे होते हैं। बट ये देखने के बाद सबसे ज्यादा चौंके हुए हैं इंसान और कहते हैं क्या ये लाइट और ये लाशें, आखिर ऐसा कैसे? ये कैसे ही उठ सकती हैं? नहीं, वो सारे और मॉन्स्टर और वो लाशें जो भी मर चुकी है वो सभी उठकर खड़े होने लगे होते हैं। और मॉन्स्टर ये देखते ही काफी ज्यादा चौंक गए हैं। चिल्लाकर कहते हैं इंसान नहीं, इसका मतलब एक नेक्रोमैंसर है जो कि यहाँ पर आ चुका है और अपने अनडेड को बना रहा है। वहां पर बहुत सारे अनडेड जिंदा हो चुके होते हैं और बोलते हैं आखिर कौन है वो नेक्रोमैंसर जो कि ये सब कर रहा है। इसी बीच कैसल के ऊपर काफी बड़ा धमाका होता है। उस धमाके में हम क्या देखते हैं? एक तरफ होता है सॉर्ड मास्टर या ऑरा मास्टर और तो दूसरी तरफ होता है नेक्रोमैंसर जो कि हमारी इस कहानी का हीरो होने वाला है। वो नेक्रोमैंसर ने आसपास काफी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी या नेक्रोमैंसर को जो कि वाकई में काफी गूस बम्स दे रहा होता है। कहता है डिफीट करना तुम्हें नॉर्मल इन लाशों से, अरे इतना पॉसिबल थोड़ी हो सकता है, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड है एक और मास्टर से कि वो ऐसा तो नहीं होगा, इसलिए वो सम्मान करता है। और वहां उसके आसपास से निकलते हैं काफी बड़े मॉन्स्टर्स जो कि होते हैं अनडेड, हमारे एमसी द्वारा समन किए हुए।
वहां पर काफी ज्यादा बड़ी टाइड आ चुकी होती है अनडेड मॉन्स्टर्स की। वो इतने ज्यादा होते हैं जैसे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है और वो और मास्टर सभी और मॉन्स्टर्स को लाशों को अनडेड को मार रहा होता है। वो और मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक और काफी पावरफुल, क्योंकि उसकी एक स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि बोन और मॉन्स्टर को मारती जा रही है बहुत सारे दर्जनों। तभी उसका ध्यान भटकता है और वो सोचता है क्या। इतने में आता है एक काफी खतरनाक डेथ जर्नल, जो कि आते ही अटैक कर देता है उस ऑर्ब के ऊपर। बट वो और मॉन्स्टर इतना भी कमजोर नहीं कि उसे कोई मामूली सा अनडेड मार पाए। वो उसे एक हाथ के साथ ही उड़ा देता है। तो दूसरी तरफ से एक और अनडेड अटैक करने के लिए आ गया और मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है ये सब देखकर, क्योंकि हमारे एमसी के अनडेड उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो और मास्टर काफी दिक्कत में, और हमारे एमसी के अनडेड उसे लाते घुसा मार मार कर उसकी हालत खराब कर दिए है। और ये क्या इतना जल्दी अंत होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये वर्ल्ड बहुत ही बड़ा है। वहां दूसरी तरफ हमारा एमसी जो कि शॉट के साथ उन दूसरे ऑर्ब को मारता जा रहा है। और आदमी कहते हैं ये सोचना कि केवल नेक्रोमैंसर इतनी एक्सीलेंट स्वॉर्डमैनशिप भी कर सकता है, यही अपने आप में काफी अचंभे भरा है। दूसरी तरफ हमारे एमसी के समन के लिए अनडेड जो कि अटैक कर रहे होते हैं उस और मास्टर के ऊपर। और ये बैटलफील्ड वाकई में एक बैटलफील्ड बन चुकी है जो कि कभी न खत्म होने वाली है। वहां पर ऐसे ही लाशें घूसे चल रहे हैं। एक तरफ वो अनडेड जो कि काफी खतरनाक है, दूसरी तरफ वो और मॉन्स्टर जिनको मारते जा रहे हैं दूसरे ऑर्ब। ये घमासान फाइट जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, और ये फाइट बिल्कुल ऐसे चल रही है जैसे कि गाजर मूली और कीड़े मकोड़े काटे जा रहे हो। वहां पर एक इतना पावरफुल तो दूसरा उससे भी ज्यादा। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको पता भी नहीं चला कि उन्हें अटैक कहाँ से लगे, और वो कब धूल में और उनके चित्रे चित्रे उड़ चुके हैं। ये काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी और काफी खतरनाक ही स्किल है, जिसके अंदर पर्पल लाइटनिंग और ब्लैक लाइटनिंग होती है। क्या बात है! ये देखने के बाद बाकी में सैनिक भी लाइक वाओ। तो दूसरी तरफ वो सैनिक जो कमांडर कहते हैं ये मैनेज कर रहा है, इसने तो पूरी बैटलफील्ड को खुद से केवल अपने आप से ही चेंज कर दिया है। इवन तो एम्पायर के फॉरबिडन है ये ब्लैक मैजिक, लेकिन इसके बावजूद ये सब जो हो रहा है वो काफी अजीब है। बट इस सब से अब मन भर चुका होता है उस और मॉन्स्टर का जो कि लॉर्ड है हमारा। हम इसे लॉर्ड मॉन्स्टर कहेंगे, लॉर्ड ऑर्ब, ठीक है। ऑर्ब कहता है कि वाह, मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम लोग मुझे फोर्स कर दोगे इस हद तक कि मुझे वो यूज करना होगा, लेकिन ये तो सोचने की हिम्मत ही मत करना कि तुम मुझे हरा सकते हो। ऐसा नहीं है। तभी उसका ध्यान जाता है बगल में और वो कहता है क्या, क्योंकि एक तरफ होता है कमांडर और दूसरी तरफ हमारा एमसी कहता है फाइनली एक यूजेबल बॉडी मिल ही गई। तभी एमसी अपनी शॉट को चटकाता है और वो शॉट गाइस जैसे कि बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर बनी हो। कहता तुम क्वालिफाई हो मेरे कंपेनियन बनने के। और वो तुरंत ही हमारा एमसी अटैक करने को बढ़ जाता है और मॉन्स्टर की तरफ, और मॉन्स्टर भी और दूसरी तरफ से हाइट करने के लिए चला गया। उन लोगों की फाइट काफी जबरदस्त होने वाली है और मॉन्स्टर जो कि तुरंत एक पंच को लैंड करता है हमारे एमसी के ऊपर, और एमसी को लैंड होते ही वो पंच एमसी जैसे कि एक ही बार में खत्म हो गया है। बट इतना आसान थोड़ी है। एमसी वहां से गायब होने के साथ ही मॉन्स्टर का ध्यान बढ़ता है बगल में, जहां पर एमसी तुरंत ही आ गया होता है और एमसी जो कि अपनी शॉट के साथ अटैक करने के लिए तैयार। और जैसे ही वो अटैक लैंड होता है और मॉन्स्टर पर, वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के अंदर हम क्या देखते हैं, एक स्केलेटन जो कि आकर किसी को बचा लिया है। हम क्या देख पाते हैं, हमारे एमसी ने एक स्केलेटन द्वारा अपनी रक्षा कर ली होती है, नहीं तो यहाँ पर और मॉन्स्टर उसे खत्म ही कर देता। एमसी काफी दिक्कत में है और बताता है मुझे स्ट्रॉन्गर बनना ही होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखते हैं एमसी जो कि सामने खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा गुस्सा है। और जितने में ही हम देखते हैं एमसी के आसपास किसी तरह का स्केलेटन आने लगा है। सोचता है मुझे अपनी सर्वाइवल के लिए ये सब तो करना ही होगा, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। दूसरी तरफ से याद आता है कुछ कंपेनियन जो कि शायद उसी के साथ है। ये चीज तो हमें आगे पता चलेगी कि वो देखता है कुछ लड़कियों को और याद करता है कुछ लड़कियों को, उनकी अदाएं, और कुछ और कंपेनियन जो कि उसके साथ रहे हैं किसी ओल्ड मैन को। और बस यही तो है वो इंसान जो कि सबसे ज्यादा मूल्यवान है मेरे इस दुनिया में। हम देखते हैं एक तरह का कवच जो कि एमसी के ऊपर चढ़ रहा है। उसके कंपेनियन जो अनडेड है वो ये देख रहे होते हैं। हम देखते हैं एमसी जो कि बाकी में बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल हो गया होता है, ऐसा जैसा कि बिल्कुल मान ही नहीं सकते। और कहता है और ऑल्सो अब ये आएगा ना मजा
तो एक तरफ लॉर्ड ऑफ मॉन्स्टर, एक तरफ हमारा एमसी नेक्रोमांसर, और तभी चिल्लाते हुए कहता है ऑलमोस्ट, वाह वाह क्या बात है ग्रेट वॉरियर, तुमने बाकी में इस वर्ल्ड को चेंज करना चाहे अपनी इच्छा के द्वारा। और ये मुझे बहुत ही ज्यादा एंटरटेन किया, बहुत ज्यादा मजा आया मुझे इस बैटल में, जितना कि पहले आया था। वाह, तो ठीक है, आप सोचता है अब मुझे ये यूज करना होगा एंड्रियस कॉम्बल, तुम्हें छीना होगा। तुरंत ही हमारा एमसी, जो कि जिसका नाम एंड्रियस है, एंड्रियस तुरंत ही मतलब एमसी अटैक करता है। वहां पर काफी बड़े धमाके हो रहे होते हैं, जिन धमाकों को देखकर नॉर्मल इंसान बहुत ज्यादा चौंके हुए। तो दूसरी तरफ अनडेड, जो कि बिल्कुल ही शांत है, अनडेड वो कुछ भी नहीं बोल सकते, इसलिए वो शांत खड़े हुए देख ही रहे हैं, अपने मास्टर को लड़ते हुए देख रहा। वहां पर काफी खतरनाक इंटेंस फाइट चल रही है, जिसके अंदर एमसी, जिसका कवच वो भी टूटने लगा होता है। दूसरी तरफ से वो और वो मॉन्स्टर, जो कि पावरफुल तो बहुत ज्यादा है, और वो अटैक करता है एमसी के ऊपर, और एमसी भी अटैक करता है उसके ऊपर। इसमें हम देख पाते हैं एमसी का वो पूरा का पूरा पक्ष, जो कि उसके ऊपर से उतरने लगा होता है। तो गाइस, अभी जो आप लोगों ने ये चीज देखी है, ये चीज तो होने वाली है भविष्य में, तो ये सब देखकर तो मजा आ ही गया होगा। लेकिन चलिए अब हम शुरू करते हैं वहां से जहां हमारे एमसी की ये स्टाफ जर्नी शुरू होनी है। तो क्या शुरुआत से ही हमारा एमसी इतना पावरफुल था, ये तो आपको देखने पर ही पता चलेगा। तो चलिए सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रोल्डन एकेडमी को, जो कि काफी ही ज्यादा शानदार है। इतने में ही हम देखते हैं एक बॉस जो बताता है कोई, यह एम्पायर काफी ज्यादा प्रीशियस है किसी भी तरह की नर्सिंग एकेडमी के लिए। यहाँ पर किसी भी तरह से सीखना काफी ज्यादा बढ़िया है, बहुत सारे स्टूडेंट है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि हाइड किए रहते हैं अपनी आइडेंटिटी को साथ में रहने पर। सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह, जहाँ पर किसी तरह का फॉर्मेशन बना हुआ है, और कोई कहता है एंड्रियस, और अब हम अपने एमसी को एंड्रियस ही कहेंगे। उसके बगल वाला बंदा कहता है क्या मैंने ये नहीं सुना, तुमने कहा था कि ये यहीं पर मिलेगा। एंड्रियस भी कहता है अरे हाँ, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे यही पता है कि ये यहाँ पर मिलेगा। वहां पर काफी ज्यादा मैसअप है, बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि मरे डले होते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये आप लोगों को आगे पता चलने वाला है। हम देखते हैं एंड्रियस का साथी कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अभी ये याद ही नहीं कि आखिर वो लोकेशन कहाँ है जहां तुमने पिछली बार उस बॉडी के ऊपर काम किया था, है ना। तब बताता है कि हम लोग रिसर्चर्स हैं जो कि फॉरबिडन मैजिक के ऊपर नेक्रोमेंसी का यूज करते हैं और उसकी रिसर्च करते हैं। यदि यहाँ पर हमें मिलता है एक एग्जीक्यूटिव स्पॉट तो मजा ही आ जाएगा। हम देखते हैं एमसी जो कि किसी तरह का ब्लड डाल रहा है, कहता है और आखिर क्यों मैंने कंडक्ट किया ये एक्सपेरिमेंट, वो भी सीक्रेट में। हम देखते हैं वो लोग उस ब्लड से किसी तरह का सर्कल बनाते हैं दोनों बंदे और कहते हैं ब्लैक अवे। अब ये शुरू होने वाला है। एंड्रियस वहां पर तैयार और दूसरा बंदा सारी, और वो अपनी किसी तरह का मैजिक का यूज करता है, जो देखकर हमारा एंड्रियस चौंका हुआ। अब देखते हैं वो बॉडी जो कि हवा मोड़ कर जाती है और बोलते लो ये एक और फेलियर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वो बंदा उसे नोट कर कहता है चलो ये आज के लिए खत्म होगा, अब इस सब को क्लीन अप कर दो। एंड्रियस सोचता है वेल मैंने सच में कभी भी कुछ भी नहीं सीखा यहाँ पर, और फिर भी अब देखो जरा हमारे एंड्रियस जो कि साफ सफाई कर रहा है, सोचता है मनी माने बिन तो ये डेंजरस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे सब चीज में और भी ज्यादा अच्छा होना होगा। और लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मैं केवल ऐसे ही क्विट कर सकता हूँ, ये बड़ा ही अजीब है। आफ्टर ऑल ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं रीड कर पाया प्रॉपर बुक को, जो कि पूरी तरह से डिटरमाइन है ब्लैक मैजिक के लिए। और हाँ सॉरी, इतनी ज्यादा बात करने के लिए कुछ ज्यादा ही है। सीन शिफ्ट होता है और कोई बोलता है अरे ये तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर कुछ आधे से भी ज्यादा दिन हो गया है और तुम अभी तक क्लीन अप नहीं कर पाए, क्या तुम अपनी काम अच्छे से नहीं करते हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना तुम्हें। एंड्रियस सोचता है ये सब इसलिए क्योंकि तू मुझे कुछ सिखा नहीं रहा कमीने, और मैं खुद से ही सीख रहा हूँ। सामने वाला बंदा कहता है अरे मैं इंश्योर करूंगा, और तुम्हारा सिंपली जॉब ये है कि तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा नर्वस लग रहे हो मुझे, है ना। और हाँ मैं एक और फेलियर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। एंड्रियस कहता है हाँ मैं अपना बेस्ट ही तो दे रहा हूँ। सामने वाला बंदा कहता है हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इस चीज को काउंट ना करे तो मैं अभी एक और चांस देता हूँ तुम्हें, लेकिन एक और बॉडी तुम जरूर लेकर आना, क्या तुम समझ रहे हो। और बिल्कुल मत भूलना कि तुम एक ऐसे बच्चे थे जिसको कोई भी नहीं था, वो अनाथ था, और उसके बाद मैंने तुम्हें यहाँ पर लाया है। बोलता है आगे और हाँ कॉन्स्टेंटली तुम प्रूव करना कि तुम्हारी लाइफ का कुछ मीनिंग है, और यदि ऐसा नहीं है तो तुम्हें पता है ना आखिर क्या ही होगा। हमारा एमसी एंड्रियस बताता है हमको हाँ, क्योंकि ये अगली बार मुझको ये एक्सपेरिमेंट में यूज करेगा, और क्या। सामने वाला बंदा कहता है तो तुम्हें अच्छा काम करना है, चलो आप जा सकते हो। एंड्रियस कहता है यस सर,
एंड्रियस जैसे ही अपना गेट खोलकर बाहर निकलता है सोचता है एवन इसने मुझे ट्रेवल एक्सपेंस भी नहीं दिया, आखिर साला क्या सोचता है। वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं। एंड्रियस उन्हें देखते ही चौंक गया और उससे भी ज्यादा चौंके हुए वो सारे बंदे और सोचते हैं जरा देखो ये एंड्रियस है ना, और आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। एंड्रियस चाहते हुए कहता अबे क्या बात है, क्या मैं किसी तरह का आर्टिफैक्ट हूँ और जो तुम मुझे ढूंढ रहे हो, देख रहे हो, हटो मेरे रास्ते से। जाते हुए हमारा एंड्रियस सोचता है ये ऐसी चीजें मुझे समझ नहीं आ रही और मुझे कोई मतलब ये आइडिया भी नहीं कि आखिर मैं इन सब चीजों से कैसे ही बाहर निकलूं। और ये हमारे एमसी के बारे में बताया जाता है, एंड्रियस क्रॉम्वेल, मैजिक डिपार्टमेंट 3rd ईयर, लेकिन टैलेंट के नाम पर ठेंगा। ये सुनने के बाद आप बताता है एमसी हमारा एंड्रियस मैं एक अनाथ बच्चा था जो कि एक ऐसी फैमिली से आता था जो कि खत्म होने वाली है। मैं टिपिकली इंसान था और मैं फेवर करना चाहता था ताकि कोई स्ट्रॉन्ग आदमी आए और हमें थोड़ा संभाल पाए। हमारी हालत काफी ज्यादा खराब है और ये काफी बेकार है। मैं अचानक से रिलेट हो गया एक 3rd रेट के विलन से और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता, बट यहाँ तक कि मैं यहाँ पर जी भी नहीं सकता एंड्रियस की तरह है। और हम देख पाते हैं किसी तरह का आर्टिफैक्ट जिसका नाम है पेकाटा। कहता है मैं मोकंडो कॉन्सुगारू, मैं इस वर्ल्ड के अंदर गेट मतलब बहुत बड़ा पापी हूँ, सीधा बात यह है। सीन शिफ्ट होता है वहाँ जहाँ पर एमसी पहले रहा करता था। बताता है मैं एक मेंबर था स्पेशल फोर्स का जो कि कभी भी अडेप्ट नहीं करती थी ऐसे नॉर्मल मेंबर की सोसाइटी में लाइफ मतलब मैं किसी भी तरह से किसी भी सोसाइटी में नॉर्मल नहीं रह सकता था, बात यह है। और इसके अलावा मुझे सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था, मेरा हार्ट और सच कहे वही तो मेरा सबसे बड़ा पाप था। लेकिन मैं हमेशा काम करता रहता था और हाँ मैं भूल गया था सब कुछ ही कि मैं उस गेम के अंदर जा रहा हूँ, मतलब वो गेम जो है खेलने में काफी दिक्कत है। और मैं फाइनली ऐसी एज चली थी गई और ऐसे ही एक 12वां वीक आ गया जहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया था। और हाँ उसे तभी दिखता है मोकाटो कैनिशारो, कहता है एक ऐसा पोजीशन डिटेल नॉलेज जो कि मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन था गेमिंग ऑर्बिट का, जिसे मैं कहता था यही सब। और मैं काफी ज्यादा सरप्राइज था जब मैंने अपने कंप्यूटर में वो इंस्टॉल किया क्योंकि तभी मेरे कंप्यूटर पर लिखा आने लगा प्लेबर कैरेक्टर लॉग इन एंड्रियस क्रॉम्वेल। और बताता है ये बिना रियलाइजेशन के मैं अचानक से एक गेम का पार्ट बन गया और ये मेरी कहानी शुरू हो गई। मैं काफी ज्यादा चौंका हुआ था क्योंकि एंड्रियस का कैरेक्टर हमेशा ही शैडो ऑफ डेथ है, वो हमेशा ही मर सकता है। और वाह, और आखिर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि ये देख रहे हो ना ये सामने ये बंदे, हाँ क्योंकि ये सभी कैरेक्टर्स है बिल्कुल सेम इवेंट के। और जैसे ही वो लोग मेरी आइडेंटिटी को जानेंगे तैसे ही वो मुझे मार देंगे, वो भी साथ में मिलकर। तो सच कहूं तो शुरुआत से ही ये स्टोरी बिल्कुल ऐसी ही शुरू हो रही है जहाँ पर मैं किसी के सहारों पर नाचने के लिए ही बना हुआ हूँ और मैं यहाँ से ऐसे एस्केप नहीं कर पाऊंगा। मैं इसके अंदर फंसा हुआ हूँ एक मैन कैरेक्टर की तरह, लेकिन मुझे उससे तो बचना होगा, नहीं तो वो मैन कैरेक्टर ही मुझे मार देगा। तो क्या रियली मैं इस चीज को क्लियर कर भी पाऊंगा या नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। से शिफ्ट होता है एकेडमी के बाहर जहाँ हमारा एंड्रियस बैठा हुआ सोचता है हाँ सही कहा, अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बल्कि मुझे बनना होगा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ताकि मैं इन सब से निकल पाऊं। मन ही मन सोचता है ओनली यहाँ पर काउंट करें इन दोनों चीजों को तो 2 ही स्पेशल ट्रेट है जो कि प्ले करना है मुझे 13वें वीक के अंदर, लेकिन उनमें से एक रैंडम है और एक डुअल कोर है। वो ट्रेट सही कहा। आगे सोचता है इसकी वजह से मैं दोनों मैजिक और स्वॉर्डमैन से भी यूज कर पाऊंगा और मुझे डाउट है कि क्या मैं सर्वाइव भी कर पाऊंगा केवल इस चीज पर फोकस करते हुए। नहीं मुझे समझ तो नहीं आ रहा और ये चीज का ऐसे ही चली जाएगी, लेकिन मुझे कुछ तो चूज करना ही होगा। अरे आखिर मैं क्या करूं। तभी वो अपने हाथ को देखता है, उसमें एक अंगूठी भी है। कहता है लेकिन मुझे चॉइस करना ही होगा, मुझे सिंक्रोनाइज करना होगा किसी भी तरह से मेरी नेक्रोमैंसी से। जैसे ही वो अपना हाथ को बंद किया वहां पर एक स्टेटस विंडो खुलकर आने लगी होती है। सोचता है तो चूज करना इस कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़िया है। अब देखते हैं वहां पर एक काफी बड़ी विंडो है और उसके अंदर बहुत सारे नाम है। कहता है ये वाकई में बहुत ज्यादा है यार चूज करने के लिए। यहाँ पर चाइनीज टॉप वेपन पास प्रोबेबली ये ऐसा नहीं है और उसके अंदर इतने ज्यादा नाम है जैसे में 1-2 गाइस गॉड कार्निटर और किलिंग गॉड इवोल्यूशनर गॉड किलर, ये बहुत सारी चीज है नेक्रोमैंसर जैसे, और उनमें से किसी एक को हमारे एमसी एंड्रियस को चूज करना है। सोचता है फर्स्ट टाइम जरा देखो इसको देख लेते हैं वंस, मैंने इसको पहले कभी देखा भी तो नहीं, आखिर ऐसा क्या। लेकिन मैं पक्का हूँ यार मुझे कोई सॉल्यूशन तो ढूंढना ही होगा। लोको आखिर मैं क्या चुनूं। उसे 3 दिखाई देते हैं, एविल डीवन, इवोल्यूशन और लाइब्रियांथ। सोचता है इवोल्यूशन, अच्छा क्या इवोल्यूशन मतलब वही ना जिसके अंदर एक मछली भी इंसान बन सकती है। ये फिनोमेना अगर तुम अडेप्ट कर पाते हो उन चीजों को जो कि तुम्हारे साथ है
तो तुम हायर चीज पर पहुंच सकते हो। हाँ सही कहा, ये वो ट्रेट है जो कि मैंने इससे पहले कभी गेम में देखा ही नहीं था। वाह क्या बात है। तो ये अलाउ करेगा मुझे एक ऐसा एवोल्यूशन देने में जो कि कैसल के वॉल से भी ज्यादा ऊपर है। तो अब मुझे कोई भी ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, चलो इसे यूज करते हैं। वो क्लिक करता है, एवोल्यूशन ट्रेट सक्सेसफुल होगा और वो खड़ा होता है काफी ऊपर जहां से बाकी में काफी शानदार सीन दिख रहा होता है। हमारा एमसी के सामने से वो डिटेल गायब होती है और कहता तो मैं फाइनली देख पा रहा हूँ इस चीज को जो कि मैं बनने वाला हूँ। काफी ज्यादा डैशिंग एवोल्यूशनरी हमारा एंड्रियस जो कि आगे जाकर बनेगा और ये देखने में भी मजा आएगा ना। बोलता है हाँ आखिर किस प्रकार का फ्यूचर ट्रेट है जो कि होने वाला है मेरे साथ, मुझे देखने पर मजा आएगा। और क्या आखिर वही उसे याद आता है जैसे कि मतलब उसे बताया जा रहा है कि उसे बहुत सारे आदमी डेविल और ये सब चीजें मिलेंगी क्योंकि ये गाइस गेम में ऑलरेडी हमारा एंड्रियस देख चुका है। और एक तरह का बोन ड्रैगन जो कि काफी ज्यादा शानदार है। और फिर उसके बाद में बनूंगा एक किंग और अब इस वर्ल्ड के अंदर मैं किंग बनकर डेफिनेटली इस गेम को एंड्रियस बनकर क्लियर करूंगा। तो अब गाइस रोल्डन एकेडमी की फ्री बैटल्स फैकल्टी से जहां पर होती है लीव डॉर्मेट्री, वहां पर आवाज आती है एंड्रियस जो कि बहुत ही ज्यादा मान्यर था। वो जो एक विलन था पूरे के पूरे गेम में और वो एक फर्स्ट हैंड पर था। वो पूरी तरह से पावरलेस था, किसी भी तरह से उसके पास पावर नहीं थी, लेकिन वो बेयरली ही सिंगल एलिमेंट मैजिक को सीख सकता था। केवल यहाँ पर एक नेक्रोमेंसी थी जो कि उसके साथ हो सकती थी। और उसके बाद मैं क्लोज करूंगा अपनी एवोल्यूशनरी ट्रेड जिसके साथ आएगा मेरे साथ पावर। लेकिन इसके लिए मुझे स्टॉप करना होगा, अंडरग्राउंड में रिसर्च करना और खुद से ही जाना होगा वहाँ ग्रेवयार्ड के अंदर। और जबकि अभी मेरे पास टाइम नहीं वेस्ट करने के लिए, तो चलो चलते हैं। एड्रियन जो कि जाने लगा होता है सोचता है तो और मुझे जल्द से जल्द और भी जल्दी पॉसिबल हो सके तो स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा, ना कि इस इवेंट के लिए बल्कि उस इवेंट के लिए जो कि आगे आने वाला है। वो सभी जो कि मेरे दुश्मन बनने वाले हैं। और हाँ ये काउंटलेस कैरेक्टर जो कि हमेशा ही मुझे मानने को पड़े रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह जिसके अंदर एड्रियन बुक्स को खंगालते हुए वहां पर पढ़ते हुए सोचता है और उसमें पढ़ दी होती है ब्लैक मैजिक इंट्रोडक्शन ऑफ बिकम अ ब्लैक मैजिक ट्रबलसम ब्लैक मैजिक। ये सब पढ़ने के बाद और इसके हॉरिफुल टाइटल्स ये सब पढ़कर ही मुझे लगता है कि ये मुझे इंस्टेंटली मार देंगे यदि मुझे डिस्कवर कर लिया गया। ये है ही इतना खतरनाक। उसकी नया पड़ती है पीछे की तरफ और सोचता है लेकिन यहाँ पर एडन जो कि क्या मुझे इस रूम में मार देगा मुझे नहीं पता। और ये देखने के बाद मैं पता चलता है वो एक लड़की होती है। सोचता है क्या मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा, ये मैंने पिछली बार भी से यही देखा था। वो लड़की वो क्या क्लियरली वैम्पायर है, हो भी सकता है। बताया जाता है कि वैम्पायर जो कि इस गेम के अंदर है डायरेक्टली सनलाइट में आ नहीं सकते और इसके अलावा वो कैपेबल है काफी पावरफुल मैजिक को करने में जो कि उनके लिए काफी फायदेमंद है। और वो इस प्रकार की नहीं है जैसे कि चार्डन, उसके हाथ में इजिली लग गई मुझे नहीं समझ आता, लेकिन प्रोबेबली वो इस गेम के मिड गेम के बॉस जितनी पावरफुल तो होनी ही चाहिए। इतने में ही कोई बोलता है हे। हमारे एड्रियन का ध्यान पड़ता है पीछे जहां पर उसी वैम्पायर गर्ल ने उसे बुलाया होता है। कहती है क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे यहाँ से निकलने में। और आखिर उसने ऐसा क्यों बोला। और सीन सेट हो गया होता है ट्रेन के ऊपर जिसके अंदर बैठा होता है एड्रियस। जाते हुए सोचता है फ्रैंकली उसने मुझसे इस तरह से बातें की हैं, क्या वो सच में इस तरह कर भी सकती है। लेकिन वो एक अच्छा भी गिफ्ट हो सकता है जो मुझे भगवान ने भेजा हो। और बात सीन शिफ्ट होता है वापस से उसी वैम्पायर गर्ल के ऊपर। कहती है यदि तुम मुझे बाहर निकालते हो तो मैं तुम्हारे लिए कैरन को मार दूंगी। और वैसे तुम ही वो नहीं हो जिसे उससे डर लगता है कि किसी ना किसी दिन वो तुम्हें भी मार देगा। तो बताओ आखिर कैसा रहा ये सब। एंड्रियस ये देखते ही सोचने लगा जैसा कि एक्सपेक्टेड था। इस वैम्पायर ने मुझे देखते ही पता लगा लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं इस तरह से एक्टिंग नहीं कर सकता। एंड्रियस के जैसा यहाँ पर कुछ तो करना ही होगा, आखिर मैं क्या करूँ। अच्छा तो कहता है यदि मैं तुम्हें छोड़ भी देता हूँ तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं कि मैं यहाँ से सेफली चला जाऊँ या तो मुझे जाने दो। वैम्पायर गर्ल भी लाइक अरे यार तुम भी, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी। क्या ऐसा सही है ना। बट वो सुनने के बावजूद वैसे सोचता है क्या सच में हायर बीइंग्स ह्यूमंस के साथ वो प्रॉमिस रखेंगे। ये वैम्पायर गर्ल ने सोचा है। सोचती है हाँ और उसे बताती है अरे पक्का यार मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, बस एक बार मुझे बाहर तो निकलने दो।
लेकिन दूसरी तरफ एंड्रियस है जो कि इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वहां पर रखे होते हैं किसी तरह के इक्विपमेंट और कोई कहता है तो मुझे लगता है यदि मैं बिट्रे करता हूँ अपने टीचर को तो कुछ तो दिक्कत होगी, है ना? क्यों, सही कहा मैंने। बोलते हैं अरे नहीं, क्या तुम रियलाइज कर, अरे ऐसा नहीं करो। से शिफ्ट होता है वापस से उसी ट्रेन के अंदर जहां पर जाते हुए सोचता है चलो तो ट्राई करते हैं रिसर्च करने का और भी ज्यादा वैम्पायर्स को जो कि बुक में काम आएंगे। बिल्कुल। और तभी आवाज आती है ट्रेन के अंदर से नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है नेशनल ग्रेवयार्ड। तो आप लोग जिसको भी जाना है जाकर उतर जाइए, साइड में खुलने वाले हैं गेट। जैसे ही ट्रेन रुकी ग्रेवयार्ड की तरफ बढ़ गया होता है हमारा एंड्रियस, जाते हुए कहता है सच में ये बॉडी इमेज की काफी बेकार है। वैसे इसके अलावा कुछ पैसे भी लेने होंगे और मुझे कुछ काम करना होगा अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर, वैसे ही नहीं रह सकता। और यहाँ पर ब्लैक मैजिक कर सकता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी लाशें भी होंगी नेशनल ग्रेवयार्ड में। हा। चलो ठीक है, तो अब मैं आ गया हूँ जेनी हाउस में। ये तो थर्ड जनरेशन का था ना। तभी बाहर से बोलता है क्या ये मतलब तुम फ्लावर्स लाए हो? बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं तेरा आजुरे स्काई राइस लाए हूँ। बोलते तो आ सकते हो तुम। वो अंदर आते हुए सोचता है सच में ये फॉन्ट्री कलेक्शन मुझे सच में थैंक आउट करना होगा। इतने में अंदर जाके देखता है जहाँ पर कोई किसी तरह की ग्रेवयार्ड को खोद रहा हो। कहता अरे यार मेरा ये हिप भी ना। आप देखते हैं ओल्ड मैन को जो कि कहता है वाह क्या टाइमिंग है भाई। बोलता है ये लो, ये है एक नाइट की लाश जो कि तुम्हें काफी काम आएगी, है ना? और इसे तुम ले जा सकते हो। ये देखने के बाद एंड्रियस भी लाइक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उसे खुद ही निकालनी पड़ती है और उसकी हालत भी खराब होने लगी होता है। यार नहीं इतना हैवी क्यों है ये? उसे जैसे तैसे करके पैक करते हुए सोचता है, कहता है तो आप चलने की बारी आ गई है, इससे पहले कि गेट बंद हो। इसी बीच उसका ध्यान जाता है बगल में जहां पर किसी तरह की स्पेशल ग्रेव बनी होती है और बोलता है इसके अंदर से ये ग्रेव स्टोन आखिर कहाँ से आया, मैंने पहले ये नहीं देखा था। बट उसे देखने के साथ ही हमारा एंड्रियस काफी ज्यादा चौंक गया होता है। आखिर ऐसा क्यों पता नहीं। नो वे, इसके अंदर से और मास्टर निकल लाइव फील, अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक ओल्ड मैन को, बताते हैं एक ऐसा इंसान जिसने डिकेड से ही अपने आप को अलग रखा ट्रेनिंग के लिए और उसने चुना शॉर्ट का रास्ता और उसने अपनी इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की जिसका कोई भी अंत नहीं था। उसने ऐसा करता गया इवन था टिकट्स पे टिकट्स निकलती गई, लाइफ पे लाइफ निकलती गई और जब तक कि वो एक और मास्टर ना बन जाए तब तक उसने अपना हार नहीं माना। लेकिन इसी के साथ एक पेड़ टूटा। ये मोमेंट जब वो मरा उसकी एज बहुत ज्यादा थी और वो एक ऐसा था जो कि गेम से बिल्कुल ही इरेज कर दिया गया हो, एक अंडे की तरह। क्या बात है, ओहो ये तो यहाँ पर मिल गया। उसे देखते हुए सोचता है लेकिन यहाँ पर किसी को भी ये नहीं पता कि निकल जो कि एक और मास्टर बन ही गया था इन द एंड, है ना? ये केवल मुझे ही पता है। और यदि मैं क्रिएट करता हूँ एक डेथ नाइट अपनी इस बॉडी के साथ तो मजा ही आ जाएगा। आगे मन ही मन सोचता है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसा नहीं कि कॉरन भी क्रिएट कर सकता है एक हाई रैंक का, वो तो आगे देखने पर ही पता चलेगा। वैसे ये सब चीज जो कि इवॉल्व होना है इस स्टोरी के अनुसार तब देखने में मजा आएगा। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा रास्ता ढूंढना होगा ताकि मेरी बॉडी का टैलेंट एबिलिटीज बढ़ पाए। इतने में कहता है सर पैमॉन। हम देखते हैं पैमॉन जो कि उसकी तरफ देखता है, पूछता है क्या तुम्हें एक और बॉडी तो नहीं चाहिए? बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। तो पैमॉन कहता है तो मैं इसके अलावा क्या कैरन ने परमिशन दी है ये और भी कुछ लाने की? बोलता है बताओ वैसे क्या तुम नहीं सोच रहे मेरी पोजीशन के बारे में? एंड्रियस कहता है मैं सोच रहा हूँ लीजिए ये रिंग, तो क्यों ना इस रिंग के बदले ट्रेड किया जाए। उस रिंग को देखने के साथ तो काफी ज्यादा हो गया होता है वह ओल्ड मैन। कहता है ये रिंग ये तो काउंट की क्रेस्ट जड़ी हुई है क्या सच में? यदि मैं इसे बेचता हूँ तो मुझे तो बहुत ज्यादा चीजें मिलेंगी, वह मजा ही आ जाएगा। एंड्रियस कहता है मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है इस ओल्ड रिंग के अलावा, जैसा कि मैं एक मेज हूँ और इसका रिजल्ट ये है कि मुझे सबसे ज्यादा ग्रीडी तो होना ही होगा। भाई ओल्ड मैन भी लाइक अच्छा क्या ऐसा है? बोलता है डेफिनेटली मैं यार तुम्हारे टीचर से इस चीज को जरूर छुपा दूंगा, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा, है ना? बोलता हाँ अच्छा। बोलता है फाइन तो ठीक है मुझे दीजिए। एंड्रियस सोचता है वाह एवन तो ये रिंग जो कि एक ऐसे नोबल की है जो कि पूरी तरह से खत्म हो गया है और ये स्टिल इतनी ज्यादा कीमत की है, क्या हो भी सकता है? सीन शिफ्ट होता है रात के अंदर। बोलते थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए इसे भी खुद दिया, अब बहुत ही अच्छा। एंड्रियस देखता है उसी ओल्ड मैन को जो कि अपनी ट्रेनिंग में और मास्टर बन चुका था, उसे बंद करते सोचता है। बताता है ये क्लियर फ्यूचर में जैसा मैंने फ्यूचर देखा फाइनली वो स्टार्ट हो रहा है।
सोचता है जब मैं इसके साथ जाऊंगा और स्टार्ट करूंगा अपनी नेक्रोमेंसी की ट्रेनिंग, तब तब आएगा ना मजा। और ये ओल्ड मैन का अगर ऐसा बना तो आप लोगों को क्या लगता है हमारे एनसी की पावर्स क्या होगी, सोचता है। सच में ये फर्स्ट सबऑर्डिनेट का काफी अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ, उसे कभी भी दुख नहीं होने दूंगा। देखते हैं उसी लाश को जिस लाश को एंड्रियास नेशनल ग्रेवयार्ड से लेकर आया था। उसे देखते कहता है वाकई में ये एक ऐसी बॉडी है जिसका हम यूज कर सकते हैं, वो भी रिएजेंट के रूप में। बढ़िया है। उसे याद आता है कारण पोरस जो कि कहा था कि ऑफ कोर्स तुम ही रिस्पॉन्सिबल होगे इन सब के लिए। हमारा एड्रियस जो कि उस लाश के अंदर किसी तरह का एन्चांटमेंट कर रहा है या कोई चीज डाल रहा है, पता नहीं। बट तभी उसे कुछ याद आता है, चौकते सुस्तर रुको, अभी अभी तो मैं वापस आया हूँ और ये ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है मुझे। अरे नहीं, आखिरकार ये सब क्या है? लेकिन कोई बात नहीं, जैसे कि कॉरस ने कहा है, उसका नाम गाइस कॉरस है, कॉरस। उसने कहा वैसे ये मुझे काफी दिक्कत करता है, लेकिन इसके बावजूद मेरी बॉडी को ये सब चीजें याद हो गई हैं। मुझे जल्दी से जल्दी इसे फिनिश कर यहाँ से जाना होगा। मुझे अपनी स्टडी भी तो स्टार्ट करना है। वो वहाँ की सफाई भी स्टार्ट कर देता है। तभी उसे याद आता है उस ओल्ड मैन का और कहता है रुको, क्या मैं अपने करंट लेवल पर उस निकल की बॉडी का यूज कर भी पाऊंगा? नहीं, क्योंकि मेरे इसके लेवल एक स्केलेटन के लिए वर्क करेगी या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन यह हो सकता है कि इवॉल्व जैसी चीजें यहाँ पर भी हूँ, एवोल्यूशन ट्रेड जो कि कहा है, लेकिन मैं अभी भी पक्का नहीं हूँ। मैंने अभी तक इस चीज को ट्राई ही नहीं किया, तो आखिर मैं कैसे करूँ? और इसके अलावा मेरे पास पैसा भी नहीं कि मैं दूसरी बॉडी ले पाऊँ। वो एक मात्र रंग भी मैंने बेच दी है। तभी पीछे से आ जाती है, हे तो आखिर तुमने किस बारे में प्लानिंग की है और क्या तुम अभी भी मुझे वेट कराओगे? एंड्रियस चौंकते हुए पीछे देखता है, कहता है क्या तुम अभी तक सोई नहीं क्या? हम देखते हैं वैम्पायर गर्ल जो कि कहती है हाँ, मैंने ऑलरेडी तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें नहीं मारूंगी, तो मुझे जाने दो। और क्या तुम सच में उस कैरोन के असिस्टेंट बनकर हमेशा रहना चाहते हो? आता है हमारा एंड्रियस, आते ही उसके बगल में खड़ा हो गया और ये देखते ही सोचने लगी होती है वैम्पायर गर्ल, बस मैं तो इसी का इंतजार कर रही थी कि कब तुम आओ और मुझसे बात करो। और बोलती है तो तुमने फाइनली अपना मन बना ही लिया, तो आ जाओ ना तुम मेरे पास। और वो सोचती है कैरन को, सोचती है हमेशा ही मुझे काफी आश्चर्य होता था कि वो कैरन कैसे से मैनेज करता है। ये सोचने वाला है अपना एंड्रियस। एंड्रियस किसी तरह की बुक पढ़ते हुए सोचता है और हाँ, मैंने फिगर आउट किया इसके अंदर ये आंसर। वैम्पायर गर्ल अभी भी कह रही है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है? आखिर तुम वहां पर खड़े खड़े बिल्कुल शांत और मुझे घूर रहे हो, ऐसा क्यों? क्या तुम्हें अभी भी इस स्टेज पर डाउट है? अच्छा चलो ठीक है, जल्दी करो, अपना माइंड बनाओ, नहीं तो अगर मैं बाहर निकली तो तुम्हें तो मैं सबसे पहले मारूंगी। एंड्रियस वहां बैठा और कहता है हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बाहर निकालूं। वैम्पायर गर्ल भी लाइक क्या? लेकिन कहता है मैं इसके बावजूद बात सीधी है कि मैं उस कैरोन के पिछवाड़ा नहीं चाटना चाहता, इसीलिए। लेकिन ये सुनने के बाद तो वैम्पायर गर्ल और भी ज्यादा खुश होते हाँ, तुमने जब डिसाइड कर ही लिया है तो क्यों ना रिमूव कर दो तुम मेरे इन चैन को, है ना? बोलता है हालांकि अगर तुम अपनी परिवार की कसम खाती हो तो बात अलग है। वैम्पायर गर्ल चौंक गई है, कहता है और इसकी कसम खाओ कि मुझे तुम नहीं मारोगी। वैम्पायर गर्ल शांत सोचता है हमारा एड्रियन इसको देखते हुए, सच में वो बुक में जो लिखा था वो सही है। जब भी वैम्पायर को उसके परिवार की कसम खिलाई जाती है तो वो उस बंदिश में बन जाता है और वो प्रॉमिस करते हैं जो। ये सुनने के बाद बोलती है हाँ मैं ठीक है समझ गई, मानती हूँ। एंड्रियस तो चौंक ही गया इसकी ये बात सुनकर, कहती है हाँ मैं कसम खाती हूँ लूसीफर्स के नाम का। ये सुनना ही था कि तुरंत ही एक विंडो ओपन होने लगी है। सोचता है इतना इजी था क्या? उस पर लिखा होता है कि आपने जो भी कंडीशंस थी वो फुलफिल कर दी है और अब इवॉल्व के लिए एक आदमी डिटेक्ट हुआ है, एंजेलिना लूसीफर, जिसका एवोल्यूशन प्रोबेबिलिटी 55% है। ये देखने के साथ ही हमारा एंड्रियस सोचता है एवोल्यूशन प्रोबेबिलिटी। वो किसी तरह से अपनी सिस्टम विंडो पर हाथ लगा रहा, लेकिन हमारी वैम्पायर गर्ल को थोड़ी कुछ समझ आएगा। ये काफी क्यूट सीन था। सोचता है जस्ट मैंने उससे कसम ही तो खिलवाई है और लिखा आया होता है इवॉल्व हो गई है तुम्हारी टेक्निक, जो टारगेट और तुम्हारे बीच में जो भी काम है वो होगा। जैसे कि इवॉल्व करना है तो लोअर ग्रेड का आएगा, लोअर से हायर तक ही जाओगे। और ये टारगेट हॉस्टाइल नहीं है, तुम आराम से कर सकते हो। ये जेनेटिक डिवर्सेंट है या सीधी मतलब जेनेटिक में बदलाव, और ये इवॉल्व होगा तो तुम करना चाहते हो या नहीं? ये सुनने के साथ ही सोचता है लगता है कि इस चीज के अंदर ये एंटिटी को मुझे समन करना होगा और ये मेरा चांस है इस चीज को टेस्ट करने का। तो क्या मैं इस चीज को अपने निकल के ऊपर भी यूज कर पाऊंगा? ठीक है यार छोड़ दे इस चीज को, अब इसमें मेरी कोई दिक्कत तो नहीं।
ये देखते हुए पूछते हैं वैम्पायर गर्ल, आखिर ये सब क्या है? क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? तभी हमारा एड्रियन क्लिक करता है यस के ऊपर, और जैसे ही यस का क्लिक किया वैम्पायर गर्ल चौंक गई होती है। उसको इतना भयानक दर्द होता है जो कि सहन भी ना हो। वो इतना ज्यादा चिल्लाती है जिसकी हालत देखकर एड्रियस काफी ज्यादा चौंक गया होता है। बोलते हैं वैम्पायर गर्ल, बास्टर्ड तूने ये क्या किया है और ये सब क्या बकवास है? उसे इतना ज्यादा तकलीफ होती है वैम्पायर गर्ल को कि वो सीधे ही बेहोश हो गई। और ये भी काफी ज्यादा फनी सीन जहाँ सोचता है यार ये क्या हो रहा है इसके साथ, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये वैम्पायर गर्ल क्या अपने आप से उठ भी पाएगी या नहीं मुझे नहीं पता। अबे यार नहीं, ये क्या मुझे पता भी नहीं चल रहा कि मैं सक्सेस हुआ या नहीं। छोड़ो। सीन शिफ्ट होता है थोड़े समय बाद और कहता है मुझे उस ट्रेड को कंप्लीट करना ही होगा। ये एवॉल्व करना होगा एंटिटी को और डायरेक्टली समन करना होगा। एवॉल्व करूंगा मैं इस चीज को। अब वो उस ओल्ड मैन का है हमारा निकिल, जिसको उसने लौटा दिया होता है सर्कल के ऊपर, और सोचता है तो मुझे अब इसे समन करना ही होगा। बोलता है चलो तो इसकी तैयारी करते हैं हम लोग। स्केलेटन समन वो अपना माना का यूज करता है। तभी आता है एक और विंडो और बताते हैं उसमें बेसिक नेक्रोमेंसी, जिसके अंदर आपको स्केलेटन समन करना होगा और वो एक्टिवेट हो रहा है। आपके पास एक लास्ट डिटेक्ट की गई है तो उसे भी आप लोगों ने काउंट किया है। अब टारगेट के ऊपर नेक्रोमेंसी का काम किया जाएगा। एडिशनल इफेक्ट भी उसके ऊपर लगा दिए गए हैं। साथ में हमारा एड्रियन जो कि पूरी ताकत से उसे कर रहा होता है ताकि वो अपनी नेक्रोमेंसी सफल करे। अब वो बहुत सारा ताकत लगा देता है। अकाम बाना बहुत सारी पावर लगाने के बाद वो कहता है नहीं, इसके लिए मुझे और भी ज्यादा माना चाहिए। पर दूसरी तरफ उस ओल्ड मैन की लाश के ऊपर से निकलने लगे होते हैं वो पफ्टी, और वहां पर केवल स्केलेटन बचता है। और ये स्केलेटन काफी ज्यादा शानदार है। ये देखने के बाद तो हमारा एड्रियन काफी ज्यादा चौंक गया। और तभी आता है नोटिफिकेशन कि आपका समनिंग सक्सेसफुल हुआ। एक स्केलेटन जो कि लेजेंडरी रैंक पर है और बेसिक नेक्रोमेंसी स्केलेटन समान जो कि आपका 1 से 3 पर पहुंच चुका है। एड्रियस तो खुश बोलता है फिर से सिस्टम कि आपके पास जो लाश है उसका लेवल कुछ ज्यादा ही है, तो इसलिए बोनस स्टेटस भी अप्लाई हो रहा है। ये लाश जो आपके पास लाश है उसका लेवल भी काफी ही ज्यादा है और ये बहुत ही ऊपर बढ़ता जा रहा है। ये स्केलेटन सिस्टम के रूप में बदल चुका है। सोचता है वाह इतनी बड़ी सक्सेस, तो अब तो मैं काफी बड़ा बन जाऊंगा और इसके बाद मुझे रेगुलर स्केलेटन भी मिले करेंगे। आप देखते हैं उस स्केलेटन को जिसका स्टेटस आता है स्केलेटन सोल्जर लेजेंडरी निकल लाइफिल। ये अनडेड है और टियर 2 का है। इसके ऊपर सेंस खुद से ही समझ सकता है और सबसे अच्छा है इसका मास्टरी शॉर्ट के अंदर। तो ये सब चीज खत्म होती है और मास्टरी मतलब वही एक चीज जिसके ऊपर आप हमेशा काम किए हो, सीधी बात। ये सब देखते हुए एड्रियस सोचता है कि हाँ बढ़िया है और मुझे इसकी ग्रोथ करानी है तो ट्रेनिंग भी जरूरी है। इसके अलावा अब तुम रियली एक शॉर्ट मास्टर हो और जिंदा भी नहीं हो, है ना? तो बताओ क्या तुम जब जिंदा थे तो शॉर्ट मास्टर थे? स्केलेटन अपना उंगली उठाता है। बताओ तो तुम मेरी परवाह कर रहे हो क्या? ऐसा स्केलेटन किसी तरह का इशारा कर रहा है। बोलता है एड्रियस तो मैं गैस कर सकता हूँ कि तुम मेरे साथ जाना चाहते हो। थोड़े समय बाद तो एड्रियस काफी ही ज्यादा शानदार तरीके से बैठा हुआ पोज दे रहा है और सामने देखते कहता है तो अब लगभग 1 साल होने वाला है उस कैरन की डेथ को और बचा हुआ है से। और यदि मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे और भी ज्यादा चीजें चाहिए होगी। एवं मेरी समनिंग स्किल्स भी अकेली है, उसकी प्रोफिशिएंसी मुझे बढ़ानी होगी क्योंकि सामने सब कुछ लिखा है कि एंड्रिया क्रॉम्वेल जो कि एक ह्यूमन है, माना 1581 है, ट्रेड डुअल कोर, ब्लैक मैजिक और एलिमेंट मैजिक, वाटर मैजिक बहुत ही कम है और स्किल है ब्लैक मैजिक डिटेल्स, एलिमेंट मैजिक डिटेल। और ये सब चीजें देखते हुए कहता है हाँ अब ऐसा ही, चलो ठीक है आप निकल को बाहर ले आना चाहिए। बोलता है हाँ अब ये करंटली आपके पास समनिंग स्टेज पर पहुंच चुके हैं 1 आउट ऑफ 5, तो आप लोग और भी समझ करना चाहेंगे? बोलता हाँ। हम देखते हैं स्केलेटन जो कि बाहर आ गया है। बोलता है वाह क्या बात है, ये बुरा तो नहीं है और लो मुझे इसका ड्रेसअप करना ही होगा। थोड़े समय बाद ड्रेसअप भी हो गया होता है और आप देखते हैं स्केलेटन जो कि बिल्कुल ही वैसा लग रहा है जैसा कि एवेप्टन 1000 हमारा टेचन का वो स्केलेटन है ना गाइस, जिसने भी वो देखी हो। थोड़े समय बाद हमारा एंड्रियस सोचता है वाह क्या लुकिंग है यार, बिल्कुल आदमी के जैसा। तभी वो स्केलेटन अपनी उसी शॉट का यूज करता है, उसी टेक्निक का जो कि वो पहले किया करता था। और देखते हुए हमारा एंड्रियस थोड़ा चौंका हुआ है कि बाकी में मरने के बावजूद ऐसा करना अजीब है, ये बड़ा अजीब है यार, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। कहता है तो ये तो वैसे भी मेरे लिए अच्छा ही है। सोचता है जबकि फाइनली मैंने यहाँ पर कल्टिवेट किया है और ये ट्रेड जो भी मैंने किया अब वो सब मेरा है।
कहता है एड्रियस। निकल। निकल ये सुनते ही शांत वो देखता है एड्रियस की तरफ। कहता है एड्रियस, तो क्या तुम मुझे फॉर्मेनशिप नहीं सिखाओगे? इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है क्रोम बैलेंस फॉर्मेशन स्क्रॉल, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ा पाप का ओवरव्यू। सही कहें तो इस वर्ल्ड के अंदर पाप दोनों ही टैलेंट और रैंक के ऊपर डिसाइड होते हैं। जो भी शॉर्टर नेम है और जो स्ट्रॉन्गर टैलेंट है, एग्जाम्पल के लिए मूवमेंट और हायर लेवल की फिजिकल एबिलिटीज ज्यादा होगी, जो कि अपोज करता है लोअर को, है ना? तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं एप्टीट्यूड कैसा है। सबसे पहले पुअर, जो कि छोटे छोटे पत्थर, और उसके बाद ऑर्डिनरी, जो कि एक शिला या कहीं एक चट्टान। फिर आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब सीधा एक चट्टान होनी चाहिए, वो भी तांबे की। फिर आता है एक्सेप्शनल, जो होता है बिल्कुल चांदी की तरह, हाँ। और फिर आता है जीनियस, जो कि सोने की तरह खरा उतरता है। तो आते हैं निकल, जो कि हमारे एड्रियस को तलवारबाजी सिखा रहा होता है। बोलता है अच्छा ऐसा क्या? एड्रियस काफी ज्यादा चौंका हुआ सोचता है, मेरी बॉडी ये ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी तरह से टूट जाएगी, क्रैक हो रही है। अरे वाह, थैंक गॉड। अगर वो लोग अगर मुझे सिखाते और उनके जैसी मुझे बॉडी करनी होती तो मैं तो बिल्कुल ही खत्म हो जाऊंगा। वाकई में वैसे ये भी क्रेजी और मास्टर्ड, वो भी टीचर के रूप में काफी अजीब है। और क्या ये बाकी की तरह पागल है या नहीं? यदि मैं डायरेक्टली सीखता हूँ तो मैं और यूज कर पाऊंगा फ्यूचर में, ये भी अच्छा होगा। और इसके बाद मैं स्विच कर पाऊंगा अपना और माना अपनी बैटल के बीच में, और मुझे चूज करना होगा कोई भी, क्योंकि मेरे पास डुअल कोर ट्रेड है और मैं किसी भी पाथ पर जा सकता हूँ, चाहे वो मैजिक स्वॉर्डमैन हो या फिर कुछ और। मैं दोनों ही माना को अपने हार्ट के अंदर और दांतियन को भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि वो दोनों ही मेरे अंदर है। और हाँ, ये काफी ज्यादा हार्ड होगा मुझे ग्रो करना है, जैसा कि पास्ट में इनिशियल स्टेज में था, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो मुझे बनना ही होगा, एक विजार्ड के जैसा और एक स्वॉर्डमैन के जैसा, बिल्कुल बिल्कुल एक ग्रेट एम्परर एडम, जिनने इस एम्पायर की फाउंडेशन की थी। बट जैसे ही पोस्चर खराब करता है हमारा एड्रियस, निकल उसे तुरंत ही पिच मार देता है। बेचारा एड्रियस कहता है, आखिर अचानक से तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन हम देखते हैं हमारे निकल को, जो कि पूरी तरह से स्ट्रिक्ट है और फोकस है। एंड्रियस कहता है, आखिर ये ग्रेव इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे की? तुम तो केवल एक हड्डियों का ढांचा ही तो हो। ये सुनने के बाद थोड़ा क्रैक क्रैक की आवाज आती है और सोचता है एड्रियस, अरे हाँ, मैं भी तो एक स्पेशल फोर्स का मेंबर था, और ये फिजिकल ट्रेनिंग जो कि मुझे फ्रीज कर देती थी वो काफी ज्यादा खतरनाक था, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा वो लेसन दो। तुम्हारे अंदर इतने गट्स है एड्रियस। और एड्रियस की चिल्लाने की आवाज आती है, तुम बास्टर्ड, अबे तुम मुझे पिंच करना बंद करोगे या नहीं, या मैं तुम्हें मार दूं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहां एड्रियस बैठा हुआ सोचता है, जबकि मैंने स्किप की है आज की क्लास है, तो चलो निकल को बाहर निकालते हैं। और अब मैं देखता हूँ कि मेरी निकल नेक्रोमेंसी का लेवल अप कितना हो चुका है। वो उसका सिस्टम विंडो खुलता है और उसके ऊपर ब्लैक मैजिक, जो कि बिगनर नेक्रोमेंसी है, स्केलेटन सामान, वो केवल लेवल 3 पर ही है, और अभी उसको लगभग चाहिए 78 पॉइंट्स ये सब करने के लिए। मुद्दा अच्छा 5 घंटे में लगभग पॉइंट बढ़ता है, ये फिर भी ठीक ही है। ऑफ कोर्स जैसे ही मैं बिगिनर ग्रेड से पहुंचूंगा इस नेक्रोमेंसी पे तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। बेसिक और बिगिनर में भी काफी ज्यादा अंतर है, लगभग 200 घंटे। ठीक है, यदि इस बारे को सोचते हैं कि कौन जिसने अभी भी मुझे नहीं बुलाया है, आखिर ऐसा क्यों, चलो छोड़ो ना। और वो पोर्टल गेट भी मुझे पता नहीं, लेकिन वो वैम्पायर गर्ल जो कि अभी सेम ही दिख रही है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए, मुझे नहीं पता आखिर क्या है। चलो ठीक है, एवोल्यूशन के कुछ ज्यादा समय लगता है तो प्रोबेबली कुछ गलत तो नहीं ही होना चाहिए। लेकिन साला ये बकवास क्यों हो रहा है? क्योंकि बगल में निखिल अपनी उसी पोस्टर का यूज कर रहा है जो कि उसने स्वॉर्ड में सिर्फ सीखी है। बेचारा हमारा एड्रियस बहुत ही ज्यादा परेशान, कहता है मुझे पता है कि तुम बिल्कुल भी थकते नहीं हो, लेकिन तुम अब अनडेड बन चुके हो और या फिर कुछ और करना चाहते हो तुम। बताता है हमारा एड्रियस कि यदि मेरे पास पोर्शन होते तो मैं इतना ट्रेन करता, अपने आप को हील करता हमेशा ही, ताकि मैं बढ़िया से रह पाऊं। एक पोर्शन ऐसा जो कि इंटरनल इंजरीज को हील करेगा और आपके पैटिक को, मतलब किसी भी तरह से थका नहीं। लेकिन दूसरी तरफ रिजनरेशन जो कि आपकी एक्सटर्नल इंजरीज को सही करेगा, एम्पलीफाई करेगा आपका रिकवरी रेट। वैसे ही मैं इतना ज्यादा गरीब हूँ कि मैं तो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता। छोड़ो, यदि मुझे करना है तो प्रोबेबली मुझे इसका लिए कुछ कॉस्ट तो देना ही होगा। और ये गेम इतना भी इजी नहीं है जितना कि मैंने समझा है। मुझे पता है कि इसके लिए क्या क्या नेसेसरी इंग्रेडिएंट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उनका स्पेसिफिक रेशियो क्या है। एड्रियस जो कि खड़ा हुआ सोचता है, लो अच्छा होगा कि मैं कुछ क्लासेस कर लूँ नॉलेज के लिए।
सीन शिफ्ट होता है एकेडमी के अंदर, दरवाजा खुलता है और एंड्रियस पहुंचा होता है क्लास में, जहाँ क्लास में जाते ही सब लोग बात करते क्या ये आखिर पोर्सन की क्लास में क्यों आया है भाई, बताया। अरे लगता है कुछ लड़कियां लेने आए हो। आदमी कहते हाँ इसकी फैमिली तो खत्म हो चुकी है ना, लेकिन अभी भी ये यहाँ क्या कर रहा है। एंड्रियस ये सुनते हुए सोचता बास्टर्ड, मैं तुम लोगों को सुन सकता हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और इस चीज को ले लूंगा, चलो छोड़ो। वहां पर एंड्रियस चढ़ते हुए जा रहा है और हम देखते हैं एक लेडी को जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रही है, आगे पता चलेगा। इतने में बोलते साइलेंस, चलो थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। वहां पर प्रोफेसर आ चुके होते हैं, प्रोफेसर वुल बायोबिंज की क्लास जो कि इंटरमीडिएट मेडिसिन हार्बालिस्ट है। एंड्रियस बैठे बैठे सोचता है इस कंटेंट में जो भी लिखा है वो गेम से बहुत ही ज्यादा दूर है, जस्ट बिल्कुल पार्ट जैसे कि मिक्सिंग रेट, प्लीज अरे मुझे समझ नहीं आ रहा। आगे कहते हैं टीचर चलो नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं इसके मेथड्स के बारे में कि फिजिकल रिइंफोर्समेंट पोर्शन कैसे बनता है। हाँ बिल्कुल इसी तरह से ये बेस्ड है इस मोशन लीप के ऊपर और साथ में ये दूसरे मटेरियल्स। हाँ इन्हीं सब के साथ ये सब होगा। ये सब देखने के बाद एंड्रियस सोचता है ये कंटेंट जो भी लिखा हुआ है ये मेरे गेम की नॉलेज से बिल्कुल भी अलग है। अरे ये अलग इतना है तो मैं कैसे सीखूंगा। तो ये एक इंटरमीडिएट पोर्शन है जो कि सिखा रहा है, लेकिन इसमें इतने ज्यादा साइड इफेक्ट है और सच में तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना, छोड़ो। सर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। एंड्रियस का ऐसा खड़ा देख कर बोलते हाँ बट पूछो। एंड्रियस पूछता है क्यों ना हम इसके अंदर होंगपुशी और एस्ट्रेस और मेटामारा रूट उन दोनों का यूज करें। तब ये सुनने के बाद हम देखते हैं वो लड़की जो कि अभी हमारे एड्रेस को देख रही थी वो भी सुंदर है। हम बोलते हैं आखिर ऐसा क्यों। एड्रेस का ऐसी बात सुनने के बाद प्रोफेसर कहते हैं आखिर मुझे क्यों वो ऐड करना चाहिए। वैसे यदि उन दोनों का यूज करते हो तो तुम पोर्शन नहीं बल्कि एक सूप बना दोगे जिसका कोई मतलब ही नहीं, बताता है एड्रियस। चलो छोड़ो, ये नेसेसरी इंग्रेडिएंट जो कि फिजिकल रिइंफोर्समेंट पोर्शन में बनाए जाते हैं, तो आखिर उससे क्या ही फर्क पड़ता है कि ये कहाँ जाते हैं। दूसरी तरफ एड्रियस बैठा हुआ सोचता है लगता है अभी ये रेसिपी डिस्कवर ही नहीं हुई है। वो क्लास खत्म होने के बाद बाहर जाते हुए सोचता है तो मैं काफी बड़ी दिक्कत में आ सकता हूँ इस क्लास के अंदर। मेरी नॉलेज ठीक है तो मुझे फिर भी थोड़ा बहुत तो सीखना ही होगा। ये अच्छा होगा कि मैं अपने आप से ही स्टडी करूं। वैसे मैं भी एक इडियट हूँ यार, मुझे यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर आना ही क्यों था, छोड़ो। एड्रियस जा रहा होता है और पीछे से वो लेडी जो कि शायद ब्लश कर रही है, लेकिन मुझे नहीं पता गाइस पहली बार लेडी आई ब्लश कर रही, छोड़ो। अब वो हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है एकेडमी ग्राउंड रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर, जहाँ एड्रियस पूरी तरह से पोर्शन बनाने में लगा होगा, लेकिन वो फिर से फेल हो गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है बेचारा। एंड्रियस परेशान हो गया होता है, इसको बनाते बनाते कहता है सेट ये फिर से नहीं बना, आखिर ऐसा कैसे। चलो मैं इसी कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। एवन तो मेरी रेसिपी ठीक है यार, लेकिन कुछ तो गड़बड़ होगा ही। ऑल्सो मटेरियल्स इनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि मैं वापस से इन्हें ले भी तो नहीं पाऊंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए। अरे यार अगर मेरा कोई हेल्प कर देता तो मजा ही आ जाता। सोचता है लेकिन यार मेरे जैसे पर्सन का मतलब एड्रियस का आखिर क्यों ही कोई मदद करेगा। इतने में ही वो गेट खुलता है और उसके अंदर से निकलती है वही लेडी जो कि सुंदर सी लेडी है, और वो आती है कहती है जैसा कि एक्सपेक्टेड था हमारे सीनियर एंड्रियस यहीं पर होंगे। एंड्रियस भी उस लेडी को देखकर चौंक गया होता है। सोचता है तभी अरे शिट ये तो वही कैरेक्टर है जो कि मैं खेला करता था, और आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। ये एक ऐसा प्लेयर कैरेक्टर है जो कि जीनियस है पूरे के पूरे पोर्शन में, लूशिया एवरलास्ट। गाइस ये लूशिया इतना ज्यादा ब्लश कर रही है, इस चीज का तो मुझे भी नहीं समझ आया। लूशिया को ऐसा देखकर सोचता है स्टूडेंट, लेकिन ये एड्रियस और ये दोनों इतना क्लोज तो थे ही नहीं, तो आखिर क्यों ये यहाँ पर आई है। तभी लूशिया कहती है अरे लगता है आप कुछ ज्यादा ही फेल हो चुके हैं, यहाँ की स्मेल तो देखो जरा कितना स्मोक है। एड्रियस भी ब्लैक होते सोचता है यार तो छोड़ के चली जाओ ना, इग्नोर करो इस चीज को, मुझे लगता है ये अपने आप चली ही जाएगी। बार तभी आते हुए कहती है लूशिया आखिर आपका एक्सपेरिमेंट कैसा चल रहा है। एड्रियस कहता अरे वो एक सीक्रेट है। सोचता है मनी मैरेवन तो मैं क्लास को छोड़कर आ गया ताकि मैं प्रॉब्लम्स को ना बढ़ाऊं, लेकिन ये तो देखो जरा प्रॉब्लम। दूसरी तरफ पीछे से वह लेडी लूशिया काफी सुंदर कलर उससे कुछ अजीब लग रहा है, आखिर पता नहीं क्या। वहां पर खड़ी खड़ी देखते हुए कहती है और रेली तुम भी ना एक तरह से बेटर हो क्या, ऐसा नहीं है। बेचारा एड्रियस कहता अबे तो छोड़कर चली जाओ ना। कहती है लूशिया फाइन, वैसे ये ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि सोच रही, मुझे लगता है आप जैसा कोई आदमी जो कि कुछ ऐसा करे और पहले बोले उसका समझ नहीं आया। हमारा एड्रेस चौंक गया क्योंकि लूशिया उसके बगल में आती है और खड़े होकर कह दी है सीनियर
क्यों ना हम दोनों साथ में स्टडी करें। आप मेरे साथ स्टडी करेंगे और इसका ये पोस्टर देखकर तो हमारा एंड्रियस भी चौंक गया होता है कि आखिर क्यों ये मेरे पास इतना पास आ गई है। हो सकता है लूसिया को, जो कि एंड्रियस से कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। ये सुनने के बाद एंड्रियस मन ही मन सोचता है, नहीं अभी भी यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं कि मैं तुम्हें रिफ्यूज करूँ, है ना। चलो ऐसा है, पूछता है तो आखिर तुम क्या चाहते हो। लूसिया बताती है, ये काफी अजीब होगा लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे एक रिसर्च पार्टनर बनो। हमारा एड्रेस कहता है, क्या तुम्हें क्या कोई और नहीं मिला। लूसिया कहती है, ये तो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि डिमांड करता है ग्रेटिट्यूड का, और ऐसा कुछ भी नहीं। वैसे लगता है कि आपके पास कुछ अलग से टैलेंट है जो कि काफी अमेजिंग क्रिएट करने के लिए लगा हुआ है, और आप ऐसे ही देख रहे हैं मेडिसिन को ताकि वो आए, लेकिन लगता है कि इस वर्ल्ड में वो एक्सिस्ट नहीं करती। क्या ऐसा है ना। हमारा एड्रियस बिल्कुल शांत और बताता है कि ये बात ट्राई कर रही है कि ये मेडिसिन बनाए अपने आप के लिए, क्योंकि लूसिया जो कि वेल वर्स है, उसकी पोजीशन काफी ज्यादा अच्छी है, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, और इसलिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना होगा ताकि वो एक ऐसी बीमारी का इलाज कर पाए जो कि इवेंचुअली कोई ना कर पाएगा। हाँ, जबकि बहुत सारे फेमस डॉक्टर आए, फार्मासिस्ट आए, लेकिन वो उसको हिल नहीं कर पाए, तो उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी कि खुद से ही अपने आप से स्टडी करे और उसका समाधान निकाले, क्योंकि वो बीमारी जो उसके अंदर थी वो एक अलग सी ही थी, जो कि उसके अंदर आ गई है एक सिस्टम के जैसी, जैसे अपने आप ही आती है। और हाँ, लेकिन जरा देखो, यदि तुम इस प्रकार नहीं हो तो आखिर बिल्कुल ये इसी तरह है जैसा कि मैं गेम खेला करता था, और तुम कभी भी उस चीज का क्यों नहीं ढूंढ पाओगी, चाहे कोई भी एग्जैक्ट रेशियो हो, बताता है। और हाँ, लेकिन मैं जैसे कि इस जैसे इंटेलिजेंस लड़की से बहुत पहले मिला होता क्या रहता, क्योंकि दूसरी तरफ लूसिया जो कि किसी को भी ऐसे ही मार देती थी, और जैसा कि कहा, लास्ट चीज इसे हमेशा ही आवश्यकता थी अपनी रियल आइडेंटिटी का खोजना, आखिर वो क्या है। एड्रियस लूसिया को घूरते हुए सोच रहा होता है आगे। जरा देखो, जैसा कि उसने कहा कि उसने बताया कि क्लास के अंदर मैंने उससे जो भी कहा था उसे याद है, इसलिए तो वो मुझसे मिलने आ गई। वहीं दूसरी तरफ लूसिया सोचती है, आखिर ये इसका एक्सप्रेशन बदला क्यों नहीं। आगे अपना एंड्रियस जो कि उसके बात पर ना ध्यान देते हुए सोचता है, मुझे केवल यहाँ केयरलेसली अपने आप को ऐसी जगह नहीं डालना है जिसमें मेरी लाइफ और भी कम हो जाए। अब बोलता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो तुम यहाँ से जा सकती हो। लूसिया से सुनने के बाद ही कहती है, हाँ जरा देखो, मशरूम जैसे बंदे, ये मतलब पोनी मशरूम, ये कि एक इंग्रेडिएंट है। हमारा एड्रियस चौंक गया होता है। आगे कहती है लूसिया, तुमने ये क्लास में नहीं कहा था कि हमें आवश्यकता है कि इसको भी हमें ऐड करना होगा, उसमें मिलाना होगा। बेचारा एड्रियस शौक होते सोचता है, क्या ये तो वही मैन मटेरियल है, लेकिन इसके बारे में तो कोई भी नहीं जानता मेरे सिवाय। आगे बताती है लूसिया, हाँ सही कहा, यदि तुम उसके अंदर और भी ज्यादा मिलाते हो तो ये पोर्शन हो सकता है बन जाए। क्या ऐसा नहीं है? और वैसे मुझे पता है कि यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, और इससे आपको पैसे भी तो मिलेंगे। लेकिन एंड्रियस जो कि काफी ज्यादा सख्त है, कहता है, तुमने जो कहा सच में ये तो केवल वही कह सकता है जो कि काफी ज्यादा अमीर है ना। लेकिन एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ से मैं चला जाऊंगा। बेचारी लूसिया चौंक होती है, सोचता है मन ही मन, एंड्रियस मैं इतने जल्दी अपनी लाइफ से गिव अप नहीं करना चाहता, क्योंकि इसका प्रपोजल काफी अट्रैक्टिव है, छोड़ो। लेकिन लूसिया जो कि कहती है, अरे हाँ हाँ ठीक है, तुम थोड़ा बहुत और समय ले लो सोचने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जल्द ही अपना माइंड चेंज जरूर कर लोगे। ये सुनने के साथ ही एंड्रियस कहता है, क्या मुझे तो नहीं लगता कि मुझे आगे सोचने की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हमारे एड्रियस के हाथ में होती है एक लकड़ी की तलवार। सोचता है, हमें बताता है कि यहाँ ऐसी बात नहीं है कि मुझे चिंता करना है, बात सिर्फ इतनी है कि मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। हमारे निगिल के साथ एंड्रियस भी कर रहा होता है शॉर्ट प्रैक्टिस। आगे कहता है कि हाँ, मुझे एक रास्ता भी ढूंढना होगा ताकि मेरी ये प्रॉब्लम जितनी भी पैसे की आ रही है वो सब सही हो पाए। ये सब करते हुए कहता है, ऑल दो मुझे किसी भी तरह से और भी ज्यादा पैसा चाहिए। अब मुझे नहीं पता, मुझे चाहे कुछ भी करना हो, और अब इसके लिए कोई आइडिया आए या ना आए उससे कोई मतलब ही नहीं। बात इतने में ही निखिल जो कि अपनी सोच को काफी तेजी से जो घुमाया, जो देखने के बाद एड्रियस चौंकते कहता, अरे यार तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हाँ मुझे पता है, तुम्हें तुरंत ही पता चल जाता है कि मैं फोकस नहीं हूँ, छोड़ो। बताता है आगे एड्रियस, जैसे ही मेरी ट्रेनिंग एंड होगी, खत्म होगी, तब मेरे पास थोड़ा टाइम होगा केयरफुली इस बारे में सोचना कि सच में यहाँ पर कुछ और है,
जिसकी वजह से मैं और भी पैसा कमा पाऊँ। इसी के साथ अब देखते हैं एक लेटर को जो कि किसी ने हमारे एंड्रियस को भेजा है। इस सीन शिफ्ट होता है एंड्रियस पर, जो कि एकेडमी के बाहर निकलते हुए कहता है और मन ही मन सोचता है, नहीं ये आइडिया अच्छा भी नहीं यार कि जाकर अपनी सिस्टर के सामने, बहन के सामने जाकर भीख सी मांगू पैसों की। मजा नहीं आएगा उसमें, लेकिन क्या करूं, उसने ही तो लेटर भेजा है कि वो मुझे मिस कर रही है। चलो कोई नहीं। वैसे ये एग्जैक्ट नहीं है क्या जैसे कि प्रीवियस में वो एंड्रियस किया करता था। चलो छोड़ो यार। आगे जाते हुए सोचता है, नो मैटर आखिर यहाँ पर कितने बकवास मिलता है, लेकिन मुझे किसी तरह से पैसा तो कमाना ही होगा। और हाँ, मैं कसम खाता हूँ कि यार मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। वही एक लड़की जो कि एंड्रियस को जाते हुए देख रही है और कहती, ये तो एंड्रियस क्रॉम्वेल है। सही है। वैसे जो जिस तरह से वॉक कर रहा है और अपने साथ एक बुक को भी लिया है, फाइनली ये थोड़ा बहुत मैनेज तो कर ही रहा है, लेकिन ये उतना डिफरेंट भी नहीं कुछ भी करने से। इवन ये थोड़ा चेंज है, लेकिन एक कचड़ा केवल कचड़ा ही रहता है और उसकी पर्सनालिटी बकरो बकवास है। एंड्रियस जो कि वहां से चलता जा रहा है, वो लड़की बैठी हुई और अब बताता है। एंड्रियस कहता है, हाँ मैं आप लोगों को इस बारे में इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, तो मिलिए आप यंग लेडी एवन फैमिली की डायन एल्वेंस, जो कि जीनियस मैजिशियन है। हम इसे जीनियस मैजिशियन ही कहेंगे। जीनियस, ठीक है। जीनियस सोचते हैं एक मतलब बताता है एंड्रियस कि ये एक और कैरेक्टर है जो कि मुझे इजीली इस अकेडमी में मार सकती है। और हाँ, ये बात अलग है, जब मेरी क्रॉमवेल फैमिली के ऊपर काफी ज्यादा पैसा था तो ये लोग मेरे घर आते थे खेलने के लिए, मैं भी इसके साथ खेलता था, लेकिन वो क्यूट डेज वो छोटे के थे। लेकिन अब एंड्रियस कुछ ऐसा काम करता है, देन प्रोबेबली अब वो आकर मुझे मार देगी यदि मैं किसी से बात करूंगा। और ये बात कर रहा होता है लूसिया की, जो कि वाकई में काफी सुंदर लग रही है। हाँ सही कहा, ये काफी अजीब है, लेकिन वो मुझे वाकई में एक बार में मार सकती है। हाँ, और जैसा कि मैं सोच पा रहा हूँ, मेरी यंगर सिस्टर से मैं जाऊंगा पैसे मांगने के लिए, तो वही सबसे अच्छा रहेगा। चलो छोड़ो, मांगने में क्या ही जाता है। तो इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है कैपिटल रोल्डन के ऊपर, जहां पर आ चुका होता है एंड्रियस और आते हुए कहता है, तो अब मुझे आसपास देख ही लेना चाहिए। तभी इतने में ही आवाज आती है, ओ आओ आओ एंड्रियस, तुम आ गए क्या। हम देखते हैं एक खिड़की के अंदर की लड़की पूछती है, मैंने तुम्हें लेटर भेजा था लेकिन तुमने आंसर नहीं दिया, आखिर क्या हुआ बच्चे। एंड्रियस कहता है, मुझे माफ करना लेकिन मैं काम में थोड़ा बिजी था एमी। तो यहाँ पर लेडी जो कि आप तो काउंट की हाउस होल्ड है, तो उसमें छोड़िए। हम देखते हैं एमी को, जो कि एमी क्रॉम्वेल एंड्रियस की यंगर सिस्टर मतलब छोटी गाइस, बोलती है, अरे नहीं ये ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ हो, ये बस तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, इतना समझो। एंड्रियस अपनी चाय पीने लगा और मुस्कुराते हुए एमी कहती है, और आखिर तुमने इतना फेस सीरियस क्यों बनाया हुआ है, क्या तुम्हें और भी पैसे चाहिए। वो कुछ पैसे आगे करते हुए कहती है, मुझे लगा ही था कि तुम्हारे लिए कुछ पैसे ले लेना चाहिए, है ना। बट एंड्रियस जो कि उसको लेते कहता है, ओ हाँ, और बोलती है कि इसको केयरलेसली स्पेंड मत करना, आराम से करना और बढ़िया से। तभी बोलता है एंड्रियस, थैंक यू एमी, मैं डेफिनेटली से पे बैक कर दूंगा। बट तभी एमी की नजर पड़ती है किसी के ऊपर और कहता है, एमी तो एंड्रियस आखिर वो रिंग कहाँ गई। एंड्रियस तो चौंक गया होता है, कहता है, ओ वो मैं बाहर छोड़कर आ गया हूँ और वो बाहर है, मुझे लगता है मैं भूल गया। बोलते हैं एमी, क्या तुम उसका ख्याल नहीं रख पाए क्या ऐसा। और ये देखते हुए एंड्रियस सोचता है, नहीं मैं इसे सच्चाई नहीं बचा सकता, लेकिन एमी तो ऑलरेडी समझ गई है और कहती है, नो नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं करते, नो मैटर चाहे कुछ भी हो, तुम्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। एंड्रियस कहता है, मुझे माफ करना प्लीज। बट ये देखने के बाद एमी कहती है, तुम उठो और अब मैं तुम्हारी शक्ल और कभी नहीं देखना चाहती, और गुस्सा होते हुए चली जाती है। एंड्रियस चिल्लाता है, कहता नहीं बेट रुको, मैंने रुको तो। लेकिन एमी जो कि गुस्सा होते हुए कहती है, नहीं आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगी। और कहा ऐसा आजकल भी ऐसा कुछ होता है, तो क्या करें, ऐसे बंदे को तो मर ही जाना चाहिए गाइस, जो कि दूसरों के ऊपर निर्भर है और उन्हें इतनी तकलीफ देता है। छोड़ो, हम देखते हैं एंड्रियस जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है, पता नहीं मैं वापस ले आऊंगा। और वो वहां से चली गई है। एमी और कहता नहीं, मुझे पक्का कुछ इंपॉर्टेंट आइटम लेने हैं, पहले वो लेकर मैं उसे जरूर लाऊंगा। और ये मेरा पहला बार है जब मैंने अपनी एमी को इतना ज्यादा गुस्सा में देखा है और इतना रोता हुआ। नहीं, ये सच में ये फीलिंग काफी ज्यादा बेकार है। मुझे जल्द से जल्द पॉसिबल हो तो वो रिंग लानी ही होगी। और आखिर इस चीज का क्या ही मतलब कि यहाँ पर तुम एक सिंपली एग्जिस्टेंस के अलावा कुछ नहीं। और हाँ, जैसा कि मेरा पिछला लाइफ था, मैं वहां पर हैप्पी था जब मैं सर्वाइव कर रहा था अकेले, तो वहां पर कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन अब मुझे सबको करना ही होगा। और हाँ, अब मुझे एक्सेप्ट करना होगा लूसिया का प्रपोजल, जो कि उसने मुझे अभी अभी दिया है। हम देखते हैं पोर्शन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेरिमेंट एरिया, जहाँ पर कुछ आवाज आ रही है। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है सुबह के समय,
जहां हमारा एंड्रियस जो कि पूरी तरह से अपना स्टेमिना बढ़ाने में, लेकिन दूसरी तरफ होती है लूसिया जो कि केवल सोने के लिए आई है। मैं रात में दिन में काम करता रहता हूँ, लेकिन लूसिया जो कि मेरे साथ थोड़ा बहुत ही काम बिताती है और ज्यादा समय तो लूसिया केवल सोई रहती है। उसे उन चीजों से कोई भी मतलब नहीं कि क्या चल रहा है। ऐसे ही हमारे दिन गुजरते गए, मेरी लाइफ चलती गई जहां मैंने एक्सपेरिमेंट किया और तब बना एक एक्सपेरिमेंट के जरिए पोर्शन। और जैसे ही वो पोर्शन कंप्लीट हुआ तो मुझे तुरंत ही नोटिफिकेशन भी आ गया कि ये केवल इंटरमीडिएट ग्रेड का था। और इतना ज्यादा खुश हो गया होता है एड्रियस की लूसिया भी पूछ लेती क्या तुम फिर से फेल हो गए हो, लेकिन एड्रियस खुश होते कहता है नहीं, ये काम कर गया। सिस्टम से नोटिफिकेशन आया है कि आपका टैलेंट जो कि पोर्शन का है वो अभी ऑर्डिनरी है, लेकिन वो आपके कंडीशन से मीट करता है तो बढ़िया है। और एंड्रियस को मिल चुका होता है एक और टैलेंट जो कि एवोल्यूशन के 32% पर है और ये काफी ज्यादा आगे जाएगा। ये सारी चीजें तो होती ही रहेंगी। हमारे दोनों आज ही खुश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो लूसिया और कहती है वाह सच में ये बढ़िया ही रहा, तो कल मेरा काम आ जाएगा। जबकि तुम इतना इजली इसे बना सकते हो तो अब मैं तुम्हारा जो है ख्याल रख लूंगी। बेचारा एड्रियस भी इतना इजी नहीं था मेरी माँ। सीन शिफ्ट होता है और आता है एड्रियस। हमारे दिखाई जाती है वो वैम्पायर गर्ल जिसको एवोल्यूशन होने में बचे हुए होते हैं 14 दिन 21 घंटे 33 मिनट। हाँ सच में ये इस तरह से है जैसे कि उसकी बॉडी बिल्कुल जल रही हो आग में, और यही तो है एवोल्यूशन की स्टेज। लेकिन सच में इतना ज्यादा पेन कुछ ज्यादा नहीं है। छोड़ो, सीन शिफ्ट होता है एक ट्रेन के ऊपर जिसके अंदर बैठा होता है एड्रियस और अपनी किताब पढ़ते हुए सोचता है तो लूसिया ने कहा था मैं इसलिए एग्जामिनेशन पास कर लूंगा। और वो पहुंच गया होता है मैजिक टावर जहां पर उसे अपना काम खत्म करना है। दूसरी तरफ हमारा एड्रियस जो कि फोकस से ही अपनी शॉट को भी सीख रहा है। ये सारे काम साथ में मैजिशियन ये सब कुछ उसे करना है और हमारी अभी भी वैम्पायर गर्ल इवॉल्व भी हो रही है। सीन शिफ्ट होता है वापस से ट्रेन के अंदर जहां एड्रियस बैठा हुआ सोचता है कि चलो ये एक्सक्यूज मैं प्रोबेबली चेक कर लूंगा बाद में। बट उसके सामने बैठी हुई लड़की में से कहते हैं डायना हम क्या देख पाते हैं वो टीनेज गर्ल साथ में होती है। येलो हेयर गर्ल कहती है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि वो किस तरह का होगा, बोलते क्या मतलब। कहती है वो रिक्वेस्ट एक ग्रुप के मेंबर्स में रैंडम जाना राइट। यार तुम लकी हुई तो ठीक है वरना। ये सुनने के बाद जीनियस लेडी कहती है अरे नो मैटर, आखिर मैं किसके साथ जाते हूँ उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली होती है। अच्छा सच में, लेकिन इतना सिंपल नहीं क्योंकि सामने देखो जरा। हाँ वो आदमी जिसके वो ग्रीन हेयर है वो बिल्कुल भी काम का नहीं। हमारा एड्रियस को उससे कोई मतलब ही नहीं। बेचारी जीनियस लेडी चौंक गई होती है। इतने में ही ट्रेन के अंदर से नोटिफिकेशन आया कि आप लोगों को उतरना है। बोलता है एक बंदा कि चलो समय हो चुका है, सब लोग बाहर चलते हैं। सब लोग ही बाहर आ चुके होते हैं और इंस्ट्रक्टर एक पर्ची को लेकर बना रहा होता है सब लोगों के ग्रुप्स ताकि वो लोग साथ में जाकर हंटिंग कर पाए और उन्हें मिशन मिले। ऐसे ही ग्रुप बनाते बनाते हमारे एड्रियस की हालत खराब हो गई होती है। तो दूसरी तरफ सब लोग इस शौक है और ऐसी चीजें बनते बनते हम देखते हैं एक आचार वेवियन। देन हम देख पाते हैं वो मेंबर्स की लिस्ट जो कि 9th ग्रुप में है। सुपीरियर इवी कायरस क्रिस्टोफियन ग्रोनी हजार ग्रेबी वेवियन वॉल्कर और एंड्रियस क्रॉम्बेल। एंड्रियस से देखने के बाद शौक देखा था सच में क्या सच में मुझे यही मिलना था। बट पीछे से किसी की आवाज आती है जो कि हमारे एड्रियस का साथी होता है और ये दोनों ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। बट इतने में ही बगल से आते हैं दो और बंदे। बोलते हेलो मैं हजार। बोलते हैं हाँ चलो कोई बात नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तरफ होती है विवियन, तो ये भी काफी ज्यादा सुंदर है। इन लोगों का इंट्रोडक्शन ऐसा चल ही रहा है, लेकिन इन सबके बीच में सबसे ज्यादा दुख ही है हमारा एंड्रियस क्योंकि उसे इन सबसे कोई भी मतलब नहीं। बट वन इन द लास्ट जो बची होती है वो होती है हेलो हियर गर्ल। और वो देखते हुए सोचता है हमारा एंड्रियस कि सच में क्या इसे भी यहाँ पर होना है चाहिए था सुपरविजन के लिए। और वो येलो ईयर गर्ल काफी गुस्सा है। इन लोगों का असाइनमेंट दिया जाता है और साथ में ये रिक्वेस्ट पूरी करनी है, ट्राई करना कि जिंदा बच कर तो आओ भी। और ये होता है हमारे एंड्रियस का ग्रुप जो कि जाएगा टास्क को पूरा कंप्लीट करने के लिए। वापस से सीन शिफ्ट होता है हमारी ट्रेन के ऊपर जिसके अंदर बैठी होती है एवी, जिसे हम येलो हेयर गर्ल ही कहेंगे। कहती है तो मैं एवी कारिस तुम लोगों का सुपरवाइज करने वाली हूँ और ये है हमारा मिशन कि हमें जाना है बेलरोक टेरिटरी के अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्योंकि वहां पर एक मर्डर हुआ है और इन्वेस्टिगेशन पता नहीं तो बस हम जाएंगे और बाकी इसमें कोई खास बात नहीं जिसको पढ़ना पड़ो। बोलते हैं भी तो क्या किसी को कोई क्वेश्चन है, लेकिन कोई क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा। हमारा आइडिया सबसे ज्यादा ही परेशान है और बताता है ईवी क्लैरिस
ये सबसे ज्यादा यंगेस्ट और अब मास्टर होने वाली है न्यू ईयर फ्यूचर में। हाँ सही कहा, सबसे ज्यादा पावरफुल भी नहीं लेकिन हाँ पावरफुल। ये वाकई में एक अच्छा कैरेक्टर है। इसके रियल स्किल्स, इसकी पर्सनालिटी से हमेशा ही मुझे डर लगता था, लेकिन अब छोड़ो जबकि ये हो ही गया है, क्योंकि ईवी मुस्कुरा रही होती है। ये सब देखकर एरियस कहता है मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, मुझे केवल ये सब चीज कूल रखने की जरूरत है। ईवी भी लाइक हाँ, अरे मैं भी स्मोक कहा कर रही हूँ यहाँ पर, तुम भी। इन लोगों के बीच में ऐसे ही खींचातानी चल रही है, किससे शिफ्ट होता है दूसरी जगह है, जहाँ ये पहुंचते हुए कहती है हमारा एड्रेस सुस्त है। सच में ये तो काफी बड़ा कसर है। हम देखते हैं बैरन वॉलरेक को और वो सबका वेलकम करता है। हम इसे बॉर्न नहीं कहेंगे। बैरन आगे कहता है ये इंसिडेंट हुआ है, लेकिन अब आप ही पता लगाइए। इस सिचुएशन का एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, तो आप लोग पता लगाकर बताइए मुझे। और बोलते हैं ब्रिज लॉर्ड, आज इसमें आपकी मदद चाहिए होगी। बोलते हैं हाँ हाँ, ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, तो तुम लोग काम करो। एवी इन्फॉर्मेशन लेकर उसका धन्यवाद करती है। तभी वो सर्वेंट कुछ बताता है और कहता है यंग मास्टर वो अभी ऐसा उसा जो भी सुनना, लेकिन हमारा एड्रेस सुनने के बाद सोचता है सच में क्या ऐसा होने वाला है। हम बोलते हैं बैरन चलिए आप मुझे माफ करना, लेकिन मुझे थोड़ा काम आ गया है। सर्वेंट भी लाइक हाँ हाँ इनको काम आ गया है। एवी कहते ठीक है, जबकि आपको काम आ ही गया है तो आप जा सकते हैं, आगे यहाँ रुक कर क्या ही करेंगे, क्या ऐसा नहीं है। हाँ सही कहा। सीवेज हमारी नजर पड़ती है सर्वेंट पर। सर्वेंट कुछ तो छुपा रहा है, एंड इसको पता है जो भी है, लेकिन बाद में देखा जाएगा। सब लोग एक साथ मिलते हैं और बोलते हैं चलो हमें काम करना होगा। एवी भी लाइक हाँ मुझे पता लगाना ही होगा आखिर क्या हो रहा है। ये चीज है, ये यहाँ पर भी जितनी हो रही है तो पता तो लगा कर ही रहेंगे। इन लोगों के बीच में काफी ज्यादा बातें हुई होती है। तभी सर्वेंट आते हुए कहता है तो आप लोग थोड़ा रेस्ट कीजिए और कल से काम करना। एवी कहती हाँ हाँ ठीक है, आपने इतना कंसर्न दिया वही बहुत है। और यहाँ पर वह खड़ा हुआ है। ऐसी ही बहुत सारी चीजें बीतती जाती हैं। थोड़े समय बाद हम देखते हैं वो सभी एक कैरेज में बैठकर जाने लगे। वो कैरेज काफी तेजी से जा रहा होता है, जिसके अंदर बैठे हुए स्टोफर कहता है अब तो वो जगह जल्दी आने वाले हैं, और हाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। इन्वेस्टिगेशन हमें ठीक से करनी होगी, समझ रहे हो ना। और ये सब हो ही रहा होता है, बट तभी हमारे एड्रियस का काफी ज्यादा दर्द होता है सीना, और सोचता है आखिर ये अचानक मेरा माना से क्यों कर रहा है और ये स्ट्रॉन्गर हो रहा है, नहीं क्या कुछ है जो कि उस विलेज के अंदर है। बट तभी वो सभी ही चौंक गए होते हैं। बोलते आखिर ये सब क्या हुआ। बोलते नहीं कुछ तो बाहर है। वो सब के सब ही बाहर निकलते हैं, जहाँ वो घोड़े जो कि पागल हो गए हैं और उसे बक्की को ऐसे खींच कर ले जा रहे हैं जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं। बेचारा क्रिस्टोफियर कहता नहीं हजार, अरे ये क्या गलत हो रहा है। बोलते हाँ कुछ तो गलत है ही। तभी हम देखते हैं इनवी जो कि निकलते साथ ही उस टांगे को तोड़ देती है जिसने भी ये सब किया है, और कहती नहीं हम लेट हो चुके हैं। वो सब के सब ही बाहर निकलते हैं और उन लोग काफी ज्यादा शौक है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और उस घोड़ा गाड़ी की तो इतनी बुरी हालत होती है कि क्या ही कहना। साथ में वो सर्वेंट भी मर जाता है जो कि उस घोड़े को चला रहा था। इसी बीच हमारी नजर पड़ती है और उस गांव के आदमी के ऊपर जो कि नाच रहे हैं, वो भी स्पेशल सी मून नाइट को। और 3-3 मून यार कुछ अजीब नहीं है। ये सब चलते हुए देखकर ईवी और वो सब के सब चौंके हुए हैं। वो सब ऊपर खड़े होकर देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या ही चल रहा है, ये तो बकवास है। और बोलते हैं इससे तो मेरा सर दर्द होने लगा, आखिर इन विलेजर्स के साथ क्या गलत है और इन लोगों को क्या समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ एड्रेस सोचता है सेट ये तो सेटल है और ये तो उससे भी बड़ा माना है और इसके अंदर तो कुछ ज्यादा ही होने वाला है। लेकिन ये फैक्ट कि मेरा माना भी इसकी तरफ जा रहा है तो मतलब कुछ तो मजा आएगा। थोड़े समय में हम देखते हैं वहाँ किसी तरह की एनर्जी जो कि आने लगी होती है उन लोगों के पास, और कहते हैं क्या ये तो एक ब्लैक मैजिक है, आखिर कैसे ही ये यहाँ पर आ सकता है। तो देखते हैं उन जॉम्बी लड़के को जो कि एक तरह से पागल हो चुका है, जिसे हम जॉम्बी कहेंगे। और वहां पर आते ही कोई उस जॉम्बी बच्चे को नीचे बैठा देता है। हम देखते हैं ये होती है ग्रीन हेयर गर्ल जो कि इसे नीचे पटकते हुए सोचती है सच में ये कोई नॉर्मल बच्चे की स्ट्रेंथ नहीं है जो कि इतनी ज्यादा हो सकती है। हजार्ड कहता है जरा देखो, सारे दिन घूमने के बावजूद सच में यही मिल रहा था, और ये तो एक कर्ज की तरह है। और वैसे ये कंसर्न बिल्कुल रिक्वेस्ट के जैसा है, क्या ये सच में कर्ज हो सकता है? हाँ मुझे नहीं पता। ये सुनने के बाद इन लोगों का टीम लीडर बताता है, जिसका नाम हम भूल गए, कहता है कि लैंडलॉर्ड ने हमसे कहा था कि यहाँ पर 1 मंथ पहले यहाँ पर आए थे और उसके बाद से ही यहाँ डांसिंग स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये काफी समय पहले से है। इतने में हमारा एड्रेस भी बीच में कहता है हाँ मुझे भी लगता है कि यहाँ पर किसी को भी इस चीज की परवाह नहीं, और लेकिन ये लोग यहाँ पर ऐसे मर तो नहीं सकते हैं। बट तभी उन्हें किसी तरह की आवाज आती है और हम देखते हैं बगल में येलो हेयर गर्ल जो कि गुस्सा है, बोलते प्रॉबली यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है ही।
एंड्रियस सोचता है हाँ एंड्रियस, यहाँ पर गेम की तरह तुम नहीं मरोगे, क्योंकि उसे याद आता है उस सर्वेंट की बात और सोचता है वो बटलर तो सजेस्ट कर रहा था वहां रुकने का, लेकिन मुझे पता था कि अगर वहां पर रुके तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अब इस सिचुएशन खत्म हो जाती, इसलिए वो उस डेंजरस सिचुएशन को छोड़कर हम लोग यहाँ जल्दी से जल्दी आ गए और ये देखने के लिए कि आखिर क्या है। बार तभी उसे कुछ रियलाइज होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो क्या इसका मतलब उन लोगों के पास एक आर्टिफैक्ट है। इतने में बोलता है क्रिस्टोफियन, हे तुम्हारे अंदर क्या चला है, क्या ये कुछ गलत है। एंड्रियस कहता है हाँ मेरे पास कुछ क्लू तो है, तो हमें सबसे पहले लैंडलॉर्ड का हाउस ही सर्च करना होगा। चलो, सोचता है मनीमान कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सीन शिफ्ट होता है लैंडलॉर्ड के घर के ऊपर, जहाँ पर कुछ लोग तो जल रहे होते हैं और वो लोग अंदर पहुंचते हैं। वो दरवाजा तोड़ते हुए अंदर देखती है येलो हेयर गर्ल वहाँ कि बहुत सारी लाशें वहां पर डली हुई हैं। वो लाश इतनी ज्यादा है कि क्या ही बता है, जिसमें बोलता है येलो हेयर बॉय उन लोगों को देखकर थोड़ा चौंका हुआ है। कहता है ये कपड़े, ये तो क्या वही एम्पायर की इन्वेस्टिगेशन टीम के बंदे नहीं है? हाँ लग तो वही रहा है, और लगता है कि इन लोगों को गुजरे हुए काफी समय हो चुका है। अब बोलता है हेडियस हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन ये लोग उसे सॉल्व नहीं कर पाए थे। येलो हेयर गर्ल भी लाइक क्या? हेडियस कहता है ये सब देखते हुए मुझे तो लगता है ये काम एक ब्लैक मैच का है। येलो हेयर गर्ल थी तो क्या ग्राउंड्स पर ऐसा कुछ, क्या ऐसा ही, क्योंकि यहाँ पर सिंपलीफाई इमोशंस को खत्म कर देते हैं और ये एक्सचेंज होती है इनकी मैजिक पावर इस रूप में। वैसे वो उस ब्लैक मैजिक ह्यूमंस के इमोशंस को खत्म कर देती है। और बात करें लैंडलॉर्ड की तो वो पक्का अभी तक मर ही गया होगा। एंड्रियस कहता है प्रॉब्ली हो सकता है, लेकिन हम अभी कुछ कह भी नहीं सकते। तभी बोलता है ब्लू हेयर बॉय कि सच में वो जो बाहर लाश से चल रही थी, क्या वो भी किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक का रिचुअल हो सकता है? एंड्रियस कहता है हाँ हो भी सकता है। येलो हेयर गर्ल कहती है तो हमें सच्चाई तो जाननी ही होगी, तो सबसे पहले क्रिमिनल्स को पकड़ना होगा। बोलते चलो तो सर्च करते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इस मैंशन के अंदर मिल ही जाएगा। वो लोग सारी जगह आराम से सर्च कर रहे होते हैं। बोलते हैं हाँ हमें अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक कि लैंडलॉर्ड की लाश भी नहीं। इतने में बोलती है ग्रीन हेयर गर्ल हजार जरा देखो बाहर की तरफ। हजार बाहर की तरफ देखता है जहाँ पर बहुत सारे अनडेड उन्हीं की तरफ चलते हुए आ रहे होते हैं। जिन्हें देखते हुए हेड्रियस सोचता है तो वाकई में ये लोग इस तरफ आ ही रहे हैं। बोलते तो आखिर हम क्या करें, क्योंकि उन लोगों ने हमें नोटिस कर लिया है तो वो तो यहाँ पर आकर ही रहेंगे। एंड्रियस सोचता है ये सच में काफी बेकार है, इन लोगों ने पूरी बिल्डिंग को ही घेर लेना है यदि हम लोग यहाँ रुकते हैं। अब बोलता है सुपरवाइज करो एबी, आखिर हम क्या करें? एबी भी लाइक क्या मतलब? बोलता चलो सर्च करना बंद करते हैं और हमें सबसे पहले इस बिल्डिंग को छोड़ना होगा। हजार जाओ एस्केप रूट ढूंढो। हजार सुनते साथ ही बाहर निकलता है और तभी वो सो गया, क्योंकि सामने से उसके काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज या अनडेड चले हुए आ रहे होते हैं। बोलता है क्या सेकंड फ्लोर पर ऑलरेडी आ चुके हैं? बोलता नहीं बेचारा हजार जो कि पकड़ा गया होता उनके हाथों से। बोलते हजार उन सबको बचाने के लिए चले गए। हमारा ब्लू हेयर बॉय आते ही उन लोगों को बचा लिया होता है। हम ब्लू वॉरियर वही ले गए से। ब्लू हेयर बॉय कहते चलो चलो प्रोटेक्ट करते हैं हम उस ब्लैक मिस से हम सबको। बोलते हाँ हाँ मैं भी इन लोगों को संभाल लेता हूँ, तुम संभालो। बतावे वह चौंक जाता है क्योंकि वहाँ काफी बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के ब्लड एड्रेस के मुंह के ऊपर जाता है बेचारा ब्लू हेयर बॉय, जिसकी हालत खराब हो गई है। और ये सीन देखने के बाद उससे भी ज्यादा हालत खराब है एड्रेस की। एड्रेस को याद आता है तभी अपने साथी की वो हालत जैसे कि वो हुई थी उसकी वजह से। वो सोचता है क्रिस्टोफर्स आखिर ये सब क्या है? वो उसको एक तरह से सदमा लग चुका है। आती है येलो हेयर गर्ल और उसको संभालने लगी। बोलता है नहीं वो स्टिल आ रहा है। एड्रियस काफी चौंका हुआ है क्रिस्टोफर की ऐसी हालत देखकर। बोलते हैं नहीं वो अभी नहीं मरा, वो लोग उसकी मदद कर रहे हैं। बोलते हैं येलो हेयर गर्ल कि चलो हमें यहाँ से चलना होगा बेबेन, इस विंडो से चलो। तभी हम देखते हैं बेबेन जो कि विंडो को तोड़ देती है और वो लोग निकलते हैं बाहर की तरफ कूद कर। तभी उनके सामने कुछ और भी अनडेड आ चुके हैं। बोलते चलो हमें भागना होगा। वो सोचते नहीं ये काफी बुरा है क्योंकि सारे के सारे अनडेड पीछे पड़े होते हैं। पीछे एड्रियस सोचता है नहीं बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्योंकि अभी के अभी मुझे उस ऑपरेशन का याद आ गया बैक फ्लैश जो कि काफी ज्यादा बेकार था। तभी वो अपने माना का एनर्जी यूज करता है। वो यूज करता है गेज मैजिक, जिसकी वजह से बहुत सारे ही सैनिक वहां पर गिर जाते हैं, सॉरी अनडेड। और वो तभी एक सील का भी यूज करता है। उसको ऐसा यूज करते हुए माना देखकर येलो हेयर कहती है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेले हो? और इसके अलावा अपना माना नेकलेस यूज मत करो, क्योंकि सबसे पहले हमें ढूंढना होगा उस ब्लैक मेज की लोकेशन को, क्या समझे? अब वैसे मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ से कहीं गया होगा, तो जल्दी से बताओ। एड्रियस सोचता है मनी, जबकि
मैं माना का यूज कर रहा हूँ तो वो भी यूज करेगा और मैं पक्का उसे ढूंढ लूंगा। तभी एड्रेस यूज करता है माना डिटेक्ट। माना डिटेक्ट के करते ही बहुत सारी जगह यहाँ वहाँ उसकी नजरें पड़ती हैं और वो एक जगह जाकर बोलता तो आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया। उनमें से कहता है जरा देखो वहां बगल की तरफ एक हाउस है थोड़ी दूर पर, हमें वहां पर जाकर छुपना चाहिए। बोलते हैं हाँ हाँ चलो जल्दी से चलते हैं। वो सबके सभी उन सब अनडेड को मारते हुए चलते जा रहे हैं, अनडेड करते जा रहे हैं और हमारा एड्रेस चला जा रहा है। बोलते हैं सुपरवाइज करो ये भी, चलो बेट तो करो। लेकिन ये भी जो कि किसी की ना सुनते हुए भागती जा रही है। हम देखते हैं तभी कोई उन लोगों को घर में छुपकर देख रहा है, जो कि वही ब्लैक मैजिशियन है जो कि ये सब करवा रहा है। टूट जाता है और उसी बीच वो गेट भी टूट जाता है। वहां हमारी ईवी येलो हेयर गर्ल आते हुए कहते हैं जरा देखो यहाँ पर मनी होना चाहिए। और आखिर ये यहाँ पर कैसे, आखिर कैसे ही ब्लैक मैजिशियन यहाँ छुपा रह सकता है। बट जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं अब वो किसी गेट को देखकर चौंक गए। ये देखने के बाद तो सब लोग चौंकते कहते हैं क्या ये एक ट्रैप है। एंड जस्ट शॉक हो चुका होता है और बोलते हैं डैम्ड उसने हमें ट्रैक कर दिया है। बट तभी पीछे से एक लड़की उठती है जो देखने के बाद ईवी काफी ज्यादा चौंकती है, कहती क्या सिस्टर। हम क्या देखते हैं बगल में एक लड़की जो कि काफी ज्यादा रो रही है और ये काफी दर्द कर रहा है। बट ये देखने के बाद ईवी येलो हेयर गर्ल काफी ज्यादा चौंक गई है। तो वहीं दूसरी तरफ एंड्रियस जो कि अपनी पावर के साथ उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कहता है नहीं ये मेरी पावर से काफी ज्यादा ऊपर है। और तभी कोई बोलता है वाह क्या बात है। बट ये देखने के बाद एंड्रियस चौंक गया होता है। तभी कोई कहता है बढ़िया 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 मजेदार है और जस्ट एक फ्लेम की तरह है। एंड्रियस बहुत ज्यादा चौंक गया होता है। तभी वो ऊपर देखता है अपने जहां पर किसी तरह का पोर्टल सा खुला होता है और उस पोर्टल नहीं गाइस वो तो बल्कि एक बैरियर है, सॉरी। और उस बैरियर को देखने के बाद अब एंड्रियस को समझ आता है कि आखिर क्यों यहाँ आने के बाद सब लोग ही मर जाते हैं। काफी ज्यादा शौक और आ जाती है, तुम लोग को ज्यादा ही जल्दी में थे और लगता है भगवान ने तुम्हें इतना ज्यादा दिमाग नहीं दिया तो अब तुम नील करोगे स्लॉथ के नाम पर। ये सुनने के बाद एड्रियस चौंकते कहता है मनी मन स्लॉथ, इसका मतलब आखिर आखिर क्यों ये नाम अभी अपेयर हो रहा है। नहीं तभी बताता है हमारा एड्रियस कि ग्रेट सबसे बड़ा पाप पे काटा ये टाइटल जो कि उस गेम को मिला था, क्योंकि उस गेम की स्टार्टिंग ही हुई थी स्लॉथ से। वहां पर 7 डेडली या कहीं सबसे बड़े पाप जो कि यहाँ वहां से स्प्लिट हुए थे। और अब ये मैन बॉडी ये अकोप्लेप्स ये सब वहीं से तो स्टार्ट हुआ है और ये सब इसी से कलेक्ट हो रहा है जैसे कि समन होता है लास्ट बॉस। इतने में आइडिया सोचता है उसकी नहीं सबसे इम्पोर्टेंट वो आइटम जो कि स्टोरी से जुड़ा हुआ है। बट तभी पीछे से वो सारे के सारे ही अनडेड उसे पकड़ने के लिए आ गए होते हैं। लेकिन एंड्रियस जो कि भागने लगा सोचता है आखिर क्यों वो नाम फिर से यहाँ पर आया कंट्री के बगल में। नहीं अभी तो बहन स्टोरी में उसे अपेयर होना ही नहीं था, काफी बुरा है। नहीं मैं यहाँ ऐसा नहीं कर सकता अपने आप से, मुझे ज्वाइन करना होगा दूसरों को और यहाँ काम तो करना ही होगा। एडियस सुनते कूदते फांगते भाग रहा होता है बचते हुए। एडियस पहुंचता है दूसरी तरफ। वहां दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारी ग्रीन हेयर गर्ल को जो कि और अनडेड को गाजर मूली की तरह काट रही होती है। और क्या ऐसा कि हमारी ग्रीन हेयर गर्ल भी इस तरह की बन गई है। हम क्या देखते हैं वहां इतनी खतरनाक कटाई पटाई देखते हुए आता है हमारा एड्रियस। होता है क्या हुआ हैजार्ड बेबियन, आखिर ये एड्रियस ये सब क्या। अब बोलते हैं नहीं क्या तुम सेफ हो और मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इसे। तो एड्रियस भी सोचता है हाँ मैं भी तो फर्स्ट टाइम ही दिख रहा हूँ, मुझे पता है मैं पूरी तरह से इस चीज पर ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्रिस्टोफियन ऐसे जितने भी जख्म मिले हैं ये सब इसी की वजह से मिले हैं मुझे, मतलब ऐसे ही। लेकिन मैं सच में कह सकता हूँ कि हमें अकेले ही जाना होगा। कहता है ये काफी बड़ा डिजास्टर है, हमें सुपरवाइज करना होगा ईवी को क्योंकि वो बैरियर के अंदर फंस चुकी है। बेचारा हजार चौक। तो कहते क्या क्या कह रहे हो तुम। तब फिर से किसी की आवाज आती है क्या बात है। ये सुनने के बाद हमारा एड्रेस काफी ज्यादा चौंका हुआ। वो आवाज एड्रेस से कहती है क्या तुम्हें अब रियलाइज हो रहा है कि तुम मार रहे हो इनोसेंस ब्लेचर्स को, वो भी फालतू में। ये वॉइस सुनने के बाद हजार और एड्रेस दोनों ही चौंक गए। बोलते ये आवाज बोलते हैं ये पक्का ब्लैक मैजिशियन की होगी, वो प्रोबेबली सुपरवाइजर एबी के साथ कुछ गलत तो करने वाला है। बोलता है चलो वो डेंजर में हम उसे बचाना होगा, हम ऐसे उसे नहीं छोड़ सकते। एडियस ऐसा ही खड़ा हुआ सोच रहा है बहुत सारी चीजें कि आखिर ये ग्रीन हेयर गर्ल ऐसा कैसे हो सकती है, क्या ये डार्क मैजिक का है जिसकी वजह से ये ऐसी बन गई है और इस तरह से ये इतना हड़कंप मचाए हुए है। बार तभी चौथे कहता रुको, वो आखिर एक को भी अवॉइड नहीं कर रही है, रुको तो आखिर इसका मतलब क्या है,
क्योंकि ईवी जो कि काफी ज्यादा खतरनाक रूप में उन सारे अनडेड्स को मारती जा रही है। बताया नो वे क्या वो अवॉइड कर रही है और वो इवेंट कॉन्ट्रैक्ट है और वो भी उसके चक्कर में फंस चुकी है। क्या बेकार चीज है, ये काफी बुरा है। नहीं वो मटेरियल ये सिलेंडर अगर इस तरह से हुआ तो सब कुछ बेकार है। बार तभी एंड्रियस की नजर पड़ती है बगल में, जहां पर बैठा होता है ब्लैक मैजिशियन और कहता है ओ क्या हुआ, तुम यहाँ पर अनहार्म्ड हो यार, केवल तुम ऐसा कैसे। वैसे ये सुनने के बाद एंड्रियस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम बाहर में जाओ, बोलता है ब्लैक मैजिशियन। तो तुम बाकी में रिमार्केबल हो भाई, क्या ही कहे। एंड्रियस भी लाइक हाँ छोड़ो, मुझे तो लगा था कि ये सब बॉस के लिए है ये शो आप, लेकिन आप तो बहुत बुरा ही लगता है। और हाँ मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हें ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, लेकिन मेरी इस मैं तुम्हारी इस बहादुरी को ग्रेटिट्यूड करता हूँ। मैं तुम्हें बाकी में एक अच्छा टेस्ट दूंगा, बाकी में कुछ भी कहो। तब एंड्रियस जो गया काफी ज्यादा चौंक गया होता है क्योंकि उसके पास काफी डार्क एनर्जी आती है। माना वो बताइए क्या हो रहा है। हमारा एंड्रियस अपने आप को किसी दूसरे ही जगह पाता है, जैसे कि वो दूसरी ओर ट्रांसफर हो चुका है और उसके हाथ जो कि पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं। ये शायद एक इल्यूजन हो सकता है जो कि एंड्रियस फंस चुका है। वो पूरी तरह से खत्म होते सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसे वापस से याद आती है वही लाइफ जो कि इसने पहले बताई है। वो डैम्ड ये पिछली लाइफ जहाँ मैं फौजी था और क्या मैं अब ड्रीम कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। मैंने काफी ज्यादा काम किया, सब लोग ही काम करते गए, लेकिन काफी ज्यादा बुरी हालत थी। और तभी मैंने देखा सामने एक बंदे को जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और वो है मोक ऑटो। वो भी एक अनडेड था और वो रन की कहा, लेकिन मैं क्या ही करता। वहां पर काफी ज्यादा खतरनाक सीन हो रहा है। बेचारा भाई बचता है, उसे बचाने आया, लेकिन उसका साथ ही खत्म हो चुका है। ये सारी यादें काफी ही ज्यादा खतरनाक है और जैसे कि ये इस रियलिटी को बदल रही हूँ। और तभी उसे याद आता है और उसमें दिखाई देता है बुद्धा क्या फादर, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये काफी ज्यादा अजीब चीज है जो कि हमारे एड्रेस के पास्ट और अभी के केस में सिमिलर है, लेकिन ये चीजें काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है आगे जाकर। रिंग को जो कि क्रॉम्बेस हाउस की है, इस एड्रेस को देते हुए कोई कहता है आप जब तुम इसे पहन लोगे तो तुम कहलाओ जाओगे क्रॉम्बेस हाउस होल्ड के लॉर्ड। हम देखते हैं उस साथी को एंड्रियस की जो कि पिछली लाइफ में था और उसके अंदर दिख रहा होता है एंड्रियस को उसके फादर कहता, और हाँ अपने फादर को और मत जलाना प्लीज एंड्रियस, और अपनी इस आर्मी के साथ खुश रहना। ये सुनने के बाद काफी ज्यादा शौक एंड्रियस उसे याद आते हैं वो सारे पल। एंड इसी के साथ एंड्रियस अपने हाथ को आगे मारते हुए किसी चीज को तोड़ने लगा और सोचता है एंड्रियस मैं इसे खत्म करूंगा। हम देखते हैं ब्लैक मैजिशियन को जो कि चौंकते हुए दिखता है सामने, क्योंकि उसका डोम जो कि टूटने लगा और कहता है क्या आखिर कैसे, लेकिन एंड्रियस उसे तोड़ दिया होता है। वहां से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसके बाद एंड्रियस काफी ही ज्यादा गूज़बम्प्स देते हुए बाहर निकलता है। जो देखने के बाद तो एक पल को ब्लैक मैजिशियन भी लाइक आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो, आखिर तुम कैसे बचे मेरे कर्स ऑफ स्लॉथ से। जो सुनने के बाद एंड्रियस कहता है कुछ भी नहीं और वो शांत केवल खड़ा हुआ है। तभी उसे देखती है स्टेटस विंडो और कहता है मैं इसे करूंगा। उस पर लिखा आता है मोकाटो कानहिशारो और एरियस क्रॉम्वेल, जिसके अंदर मोकाटो की पावर ज्यादा है, 100% सिंक्रोनाइजिंग रेट अचीव हो चुका है। तो अब टैलेंट जो कि कॉम्बैट एक्सपीरियंस है वो एक्वायर हो चुका है। बोलता है एरियस ये कार्स ऑफ स्लॉथ कुछ भी नहीं बल्कि ये गेम है सिंपली जो कि मैं देखता हूँ, और तुम कहना चाहते हो कि ये कास्टर अवेलिटी जब लीक करते हैं तब यही सब होता है। ये सुनने के बाद ब्लैक मैजिशियन भी लाइक आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। तभी वो अपनी जॉट को बाहर निकालते साथ ही एरियस के ऊपर एक स्लैश लगाता है। एरियस उससे बचते कहता है तो अब तुम क्या करना चाहते हो, आप कोई भी रास्ता नहीं इस चीज का, और तुम्हें क्या लगता है कि हमारे लिए ऐसा कोई काम करे और रिसीव करे ट्रेनिंग वो भी स्पेशल फोर्स से, तो इससे तोड़ना काफी आसान है। ब्लैक मैजिशियन कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत और तुम बकवास करना बंद करो। वो अपना अटैक लेकर एड्रियस को मारने जाता है। एड्रियस उसके अटैक से बच गया और डॉज करते हुए दूसरी तरफ जाने लगा और सोचता है मन ही मन यह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन मैं इस चीज को अपनी नेक्रोमेंसी के साथ यूज करूं तो। अब वो देखता है आसपास और कहता है लगता है सब कुछ सही है और अब कोई नहीं देख रहा। तो जैसे ही आता है ब्लैक मैजिशियन नीचे और कहता है आखिर तुम कौन हो बच्चे। एड्रेस भी लाइक मैं तुम्हें बेक अच्छा से दिखाने वाला हूँ, और बिगनर नेक्रोमेंसी स्केलेटन सामान स्टार्ट होती है। जो देखने के बाद ब्लैक मैजिशियन शॉक
तभी हम देखते हैं 23 लाश या कहे 23 स्केलेटन जो कि रेजरेक्ट हो रहे हैं। और ये सक्सेसफुल समन होने के साथ ही 100 को दिखाता है क्या, एक नेक्रोमेंसर, कहता है ब्लैक मैजिशियन। तुम ऑलरेडी इस कॉन्ग्रेशन को जानते थे, सोचता है मनी मनाइडियस। तो यहाँ पर ब्लैक मैजिशियन कांग्रेशन है तो अच्छा है, तो लगता है इसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और ही कर रहा हूँ। हम देखते हैं 7 स्केलेटन कॉमन होते हैं और 2 स्केलेटन सोल्जर कॉमन है और जो कि समन हुए हैं। बोलता है एडियस, तो अब मैं रिकवर करूंगा इस सबको और तुम्हें बताऊंगा इस सब के लिए क्या आखिर क्या है। तो दूसरी तरफ ब्लैक मैजिशियन अटैक बनाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने स्केलेटन के साथ मुझसे जीत भी पाओगे क्या। बाकी में वो स्केलेटन अटैक किए, तो अटैक करते हुए ब्लैक मैजिशियन कहता है ये मैच पावर ऑफ स्लॉथ का यही खत्म होगा। उसका अटैक के साथ ही सारे के सारे ही स्केलेटन खत्म हो जाते हैं। काफी बड़ा धमाका होता है जो देखकर एडिस लाइक क्या, वो अपने आर्ट सील के साथ उस अटैक से बचता है। और तभी कहता है ब्लैक मैजिशियन, क्या तुम ये सब स्टॉप कर दो प्रिटेंड करना कि तुम बच पा रहे हो। तब एडिस अपने नकल को बाहर निकालता है और कहता है ये कुछ भी नहीं प्लाइस के अलावा। हम देखते हैं वहां पर कोई आते ही एक स्लैश करता है जो है अपना निकल, और निकल काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसे देखने के बाद ब्लैक मैजिशियन शॉक हो गया होता है। सोचता है नहीं, मैं इस चीज पर बिलीव नहीं कर सकता कि ये केवल स्केलेटन मेरे स्पेयर को काट सकता है, ये मैं बिलीव ही नहीं कर सकता। तभी वो किसी तरह के आर्टिफैक्ट होने का दिखाता है, तो ये क्या है। एडिस तो उसे देखते ही चौंक गया, क्यों आखिर, क्योंकि यहाँ पर निकलता है काफी बड़ा हाथ जिसे स्केलेटन हमारा निकल रोकने लगा। हम देखते हैं वो सील्स जो कि एक तरह का ट्रेजर है और उससे काफी एनर्जी निकलती है। बेचारा एडिस 100 को दिखाता है पेज ऑफ स्लॉथ। तो ये सोच रहा कि तुम इतना ज्यादा हो, कहता ब्लैक मैजिशियन तुम्हारी वजह से मुझे अपना प्रीशियस ट्रेजर यूज करना पड़ा, तो अब तुम मरो। वहां पर काफी बड़े बड़े हाथ उन लोगों को अटैक करने के लिए आ जाते हैं। कहता है अब तुम अपनी लाइफ के साथ इस चीज को प्रे करोगे कि तुमने मेरे प्लान्स को खत्म किया है। वहां पर काफी ज्यादा हैंड्स आते हैं जिन्हें निकल अभी भी डॉज कर रहा और संभाल रहा है। साथ में एड्रियस जो कि उससे बचते हुए सोचता है ये रिएक्ट करना ये काफी ज्यादा फास्ट है और निकल की ड्यूरेबिलिटी ये विस्टर्न कर पा रहा है उन अटैक्स को, लेकिन कब तक ये भी तो नहीं पता मुझे। वहां पर इन अटैक्स को देखते हुए कहता है ब्लैक मैजिशियन तुम जल्दी मर जाओ, और अटैक करता है। सोचता है नहीं ये और भी फास्ट हो रहा है, मुझे कुछ करना ही होगा। नहीं ये काफी बड़ी ट्रबल है, ये कंट्रोल कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ को और इसका मतलब ये फुल्ली मास्टर है पावर ऑफ स्लॉथ की। क्या सच में इसका ब्लाइंड स्पॉट है या नहीं। वो बच रहा है और बोलता है निकल उससे बचाओ। हम देखते हैं वहां पर काफी बड़े बड़े हाथ जो कि आकर एड्रियस को मारने के लिए तैयार। हम देखते हैं ब्लैक मैजिशियन शॉक हो गया है क्योंकि सामने एड्रियस अकेला खड़ा होगा। सोचता है एड्रियस तो ये परसिस्टेंस है, चलो ठीक है। कहता है तुम बास्टर्ड, तो वैसे हो जो कि अब मैं तुम्हारे ऊपर हाथ डालूंगा। ब्लैक मैजिशियन शॉक है और बोलता है माय बैड, चिंता मत करो। वो एड्रियस के ऊपर अटैक करता है। कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल सेम जगह भेजूंगा जहां तुम्हारा स्केलेटन पहुंच चुका है। फेयर वेल एड्रियस, एड्रियस भी लाइक हाँ। तभी हम क्या सकते हैं निकल जो कि उस ब्लैक मैजिशियन के पीछे से निकलता है और ब्लैक मैजिशियन के 2 टुकड़े कर दिए। जो टुकड़े देख रहा है एड्रियस, जिसके खत्म होने के साथ ही वहां पर लगा बैरियर भी खत्म होने लगा होता है। सोचता है कहता है मुझे तो लगा था कि ये सच में क्या ऐसे जाने वाला है। वो ब्लैक मैजिशियन पूरी तरह से खत्म निकल ले अपने काफी बढ़िया काम किया है और वो ब्लैक मैजिशियन का मार्क्स निकलता है और सोचता है लेकिन ये सोचना बैरन बटलर ये एक ब्लैक मैज निकलेगा। हाँ बिल्कुल यही वो है ब्लैक मैजिशियन। सोचता है इसका मतलब क्या बैरन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तभी वो निकालता है उस ट्रेजर को और उसे रखते हुए जैसे ही उसने छुआ तो वहां पर नोटिफिकेशन आता है कॉम्प्लेक्स कॉन्टेस्ट 7 चैप्टर। ये महानाने का रेट अब बढ़ गया है। सोचता है क्या सच में ये इतना बढ़िया है। और तभी देखता है निकल को। सोचता है क्या निकल भी ऑल्सो क्या कर सकता है। बोलता है ठीक है तो तुम इसका ख्याल रखो। निकल उसको लेते हुए अंदर चला जाता है। सोचता है ये अच्छा है, मैं स्टोरेज के रूम में भी इसे यूज कर पाऊंगा। तब ये वहां से आती है एवन कास्टर। ये मर चुका है लेकिन ये बैरियर डिस्प्ले नहीं हुआ, आखिर ऐसा क्यों। हम तभी देख पाते हैं हमारी एवी को, सॉरी हमारी ग्रीन हेयर गर्ल जो कि काफी मशक्कत कर रही है। सोचता है एड्रियस मन ही मन तो ये क्या सही रहेगा, क्या ये लोग मैनेज कर लेंगे बाहर निकलना, लेकिन यहाँ एक्सप्लेन करना कि आखिर मैं कैसे सर्वाइव किया। ये काफी अजीब है यार, मैं क्या कहूँ। सोचता है ये बैरियर काफी डिफरेंट है तो मैं क्या ट्राई करूँ। जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला होता है कि एड्रियस भी उसके अंदर चला गया। बता भाई ये क्या बकवास है। एड्रियस उसके अंदर जाते ही गायब।
और सीन शिफ्ट होता है, हम क्या देखते हैं हमारी ग्रीन हेयर गर्ल जो कि अभी छोटी है और वो एक कुर्सी को देखकर डर रही है। और उसको डरने का कारण है क्योंकि हमारा एड्रियस वहां पर आते कहता ओ लिटिल बिवियन बोरक। लेकिन बेचारी ग्रीन हेयर गर्ल भी लाइक घोस्ट डीमन ये क्या है मम्मी, ये चेयर हिल रही है। बोलता है एड्रियस मैं ना ही घोस्ट हूँ ना ही डीमन। ये सुनने के बाद ग्रीन हेयर गर्ल भी लाइक क्या। बोलता है मैं एक फेरी हूँ जो कि तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आया है। जो सुनने के बाद ग्रीन हेयर गर्ल चौंक गई होती है। हमारा एड्रियस सोचता है क्या बात है ये गेम आगे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पैसे रुको रुको फेरी, हाँ ठीक है ठीक है। तभी उसे याद आता है और वो देखता है, बोलता है जब मैंने देखा कि यहाँ पर जब मैं आया था ये यंग बेबियन जिसको खाल दिया गया था एक नोबल लेडी द्वारा एक तमाचा, बहुत सारे लोग जो कि इन्वेस्टिगेशन किया मैंने इसलिए कि आखिर यहाँ क्या चला है। तब मैंने पाया कि वो वोमैन बैकर सेकंड वाइफ उसकी वजह से ये सब हो रहा है। और यह हाउस होल्ड का बैकग्राउंड का सच में बेलेक हाउस होल्ड जो कि फेमस है स्वॉर्डमैनशिप के लिए। और लॉर्ड चाहते थे एक बच्चा, लेकिन अपने सक्सेसर के रूप में उन्हें मिली एक लड़की और उसके मदर ने जिससे इसे बर्थ दिया उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा खराब है। और आखिर मैं ऐसा कैसे करूं और आखिर ये क्या हो रहा है। बोलता है और मैं उसे मतलब उसने कहा था कि मुझे बर्थ ही नहीं देना चाहिए था ताकि मैं सही रहती। और ये सब सुनने के बाद हमारी प्यारी सी ग्रीन हेयर गर्ल जिसने बागी में बहुत कुछ खेला हुआ है और ये चीज़ें उसके आसपास होती रही, मैं उसे मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए उसने काफ़ी ज़्यादा काम किया और उसकी लोनलीनेस की वजह से उसने सफ़र किया। और उसके बाद वो एक ऐसी चेन में जकड़ी गई जहाँ से वो बच कर नहीं निकल सकती। और इस तरह से उसने काम चालू किया मारने का और उसने मारते मारते सब लोगों को मार दिया इस अंत तक कि उसने शासन किया अपने टीचर्स को 5th ईयर की मैट्रिक में। और अभी हम देखते हैं प्रेजेंट में जहाँ ग्रीन हेयर गर्ल चौकी कहती है क्या मिस्टर फेरी। सोचता है यार मैं क्या करूँ इसके पास्ट में, सोचता है लेकिन मुझे कुछ तो करना ही होगा। हमारी फेरी क्या मतलब ग्रीन हेयर गर्ल कहती क्या तुम मेरी हेल्प कर पाओगी और बहुत ज़्यादा रोने लगी होती है। हम भी क्या कहें। अब बोलता है एड्रियस आगे तुम इतनी ज़्यादा रो क्यों रही हो। अब बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं प्लीज़ मुझे हेल्प आपने पहले क्यों नहीं की। बेचारा एड्रियस भी लाइक मैं कहा करता मैं भी तो थोड़ी था। विवियन मतलब हमारी ग्रीन हेयर गर्ल कहती है और आपके पास काफ़ी अच्छा टैलेंट है विवियन। विवियन भी लाइक क्या। बोलती है ये जस्ट ऐसा कि तुम्हें रिकॉग्नाइज करना होगा। बोलते हम स्पेशल है। बोलते हाँ बिल्कुल स्वॉर्डमैनशिप में। बोलते हैं लेकिन मैं तो टॉर्च भी नहीं की। बोलता है लेकिन पैरी को पता है ना तो बस ट्रस्ट करो। बोलते हैं तो क्या सच में ऐसा है। बोलते हाँ अच्छी बात है ऐसा करना और इस चीज़ में मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम इस चीज़ को किसी को मत बताना। बोलती यस मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम क्या देखते हैं हमारी बीवी जो कि छोटी है और हमारा आइडियास जो कि उससे तलवारबाजी सिखाने के लिए तैयार। हमारी प्यारी सी ग्रीन हेयर गर्ल जो कि तलवारबाजी में माहिर। ऐसे ही दिन रात बीतते गए और एक महीने हो गया होता है जहाँ हमारी बेबन कहती है आखिर आप मेरी कहाँ हो, मैंने आपका प्रॉमिस रखा आप कहाँ हो और आखिर आप कहाँ गए टीचर स्वॉर्डमैनशिप आप मुझे सिखाएंगे नहीं। लेकिन हमारा आइडिया जो कि छुपा हुआ है कहता है तुम आसपास आकर कैसे चला सकते हो बिबियन। बिबियन लग नहीं मुझे बस माफ कर दीजिए मास्टर। आइडियास कहता है हाँ ऐसा कोई नहीं, कोई भी मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं जानना चाहिए। बोलती है हाँ मैं इस चीज़ को कवर कवर करूंगी। बोलता है हाँ तो स्टार्ट करते हैं। बोलती है बिल्कुल मैं स्टार्ट तो करने ही वाली हूँ। इसी तरह से हमारी ग्रीन हेयर गर्ल जो कि एक्सपेक्टेशंस पर खाली उतरती है और उसके ऐसे ही तलवारबाजी चलती गई और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। और ऐसी चीज़ें जो कि मैं गाइस आप लोगों को केवल स्क्रीनशॉट लगाया हुआ हूँ क्योंकि इस चीज़ का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा एड्रेस आया है उसे इस वर्ल्ड से निकालने के लिए। और तभी बोलता है मास्टर फेरी क्या आप मुझे नहीं दिखेंगे। बेचारा एड्रेस शौक होता है क्या। कहता है मैं एक फेरी हूँ तो आखिर मैं तुमसे कैसे कुछ कहूँ। बोलते ये इसलिए क्योंकि मैं एक बुरी बच्ची हूँ इसलिए आप अपने आप को मुझे नहीं दिखाना चाहते। तो मुझे लगा था कि मैंने बेस्ट किया और आपने मुझे एक्नॉलेज किया, लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है ये सब है ना। और स्टिल आप हमें भी मुझे नहीं दिखाएंगे तो मतलब ये सब यूजलेस रहा इतना हार्ड वर्क करना। एडियस भी लाइक क्या। और तभी पीछे से कोई याद ही कहता है ओ तो तुमने सरप्राइज कर दिया मुझे बेबिन। पीछे से लॉर्ड आते हैं और सोचता है क्या काउंट बैगन। उसके फादर कहता है ये सोचना कि तुम्हारे पास इतना अच्छा टैलेंट है तो सच दिखाओ मुझे एक बार और अपना स्वॉर्डमैनशिप एक बार। जो सुनने के बाद हमारी प्यारी सी ग्रीन हेयर गर्ल चौंक गई होती है और बोलती है यह सर। थोड़े समय बाद हम देखते हैं हमारी प्यारी सी ग्रीन हेयर गर्ल अपना खत्म करती है सब कुछ चीज और बोलते हैं जैसा कि एक्सपेक्टेड था बैगन ब्लड से। और लॉर्ड वहाँ सच जाते हुए कहता है ये इनक्रेडिबल था। जो देखने के बाद सुनने के बाद वो लोग चौंके हुए होते हैं। बोलती है विवियन मास्टर फेरी जैसे ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने अपने फादर को देखा उसने मेरी बड़वाई की है क्या सच में। तो ये सोचना ये ड्रीम ही हो सकता है। वाह क्या बात है।
और उसकी आंखों में आंसू देखते ही हमारा एड्रेस भी चौंक गया होता है। और तभी बोलती है, मैं सच में आपके साथ रुकना चाहती थी मिस्टर फेरी, लेकिन अब ये समय हो गया है कि हमें अपना काम करना चाहिए। और वो रोने लगी और साथ में आसपास की चीजें भी टूटने लगी होती है। सोचता है तो फाइनली ये ब्रेकअप हो गई है। सोचती है बिकॉज मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया आगे जाने का, तो लगता है ये फॉलो करूंगी मैं पाथ, तो अपने पास्ट को मैं छोड़ तो नहीं सकती लेकिन फिर भी सही रहेगा। बेवेन वेर का बोलता है हमारा जू, एरियस मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें अच्छे से रखूंगा और मैं हमेशा ही तुम्हें याद रखूंगा। और वो पूरी तरह से मिटने लगी होती है आसपास की चीजें, और उन लोगों का प्यार भरा चीज बोलते काफी अच्छा ड्रीम था। इसी के साथ वो सब स्टेज खत्म होती है और हम देखते हैं वो पूरा का पूरा डूम जो कि टूट चुका है और एड्रियस ने बचा लिया होता है बेवेन को। और बेवेन बिल्कुल शांति से सो रही है। सोचता है हमारा एड्रियस तो सच में स्पेशली ये ड्रीम के साथ बिल्कुल सेम थी बेवेन, चलो छोड़ो। तो इसी के साथ गाइस ये पार्ट में हम देखते हैं वो ब्लैक मैजिशियन जो कि कटा डला है और वहां पर आ चुकी होती है एवी और ग्रीन हेयर गर्ल। बताता है हमारा एड्रियस ये सब के पीछे बैरन वॉरलॉक है जो कि इस इंसिडेंट हो रहे थे इस विलेज में। एवी और तुम दोनों को पता है ना ये बैरियर, और तुम दोनों ज्वाइन अस करो, साथ में चलते हैं। बोलती है एवी, ए बिग हेड तुम ये बास्टर्ड का सिर काट दिया तुमने क्या सच में? इसका पैर ये फेस नहीं छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि हम उसके बाद इसे कासल में भी तो ले जाना चाहते हैं। और एवी को बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। एंड्रियस बताता है कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से जाना, और मन ही मन सोचता है क्रिस्टोफर जो कि मर चुका है, हजार्ड उसका कोई पता नहीं, तो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसी वक्त सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एक नाइट जो कि नीचे गिरा और उसके बगल में आकर लगती है तलवार। बोलते क्या सारी के सारे सैनिक कहते क्या आके तुम कौन हो, और अपनी शॉट को नीचे रखो। जहां अपनी भी उन लोगों के ऊपर गुस्सा होती कहती है मैं हूँ एवी कायरस असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि रोल्डन एकेडमी नाइट फैकल्टी से आई हुई है। और हाँ इसी मूवमेंट से जो भी डिपेंड है बैरन बिली रॉस से वो सब के सब गिल्टी है और वो सब ही एक्सिक्यूट करिए जाएंगे इमीडिएटली। दूसरी तरफ हमारा एड्रियस जो कि क्रिस्टोफर की लाश को टांग कर लाया है सोचता है क्या सच में क्या ये उन सबको मार देगी? अरे ऐसा नहीं है। तभी वो एड्रियस जो इसे मारा था ब्लैक मैजिक वो उसका चेहरा दिखाती सब सौ को बोलते क्या इसे तुम पहचान गए कि नहीं? ये वही इंसान है जिसकी वजह से ब्रिज में ये सब हो रहा था। और हाँ हम इमीडिएटली ही बैरन को पकड़ने जा रहे हैं। सारे सैनिक ही चौंक गए होते हैं। तो थोड़ी सा आवाज से शिफ्ट होता है और गेट टूटते हुए ईबी एड्रियस और हमारी ग्रीन हेयर गर्ल अंदर आती हैं और बोलते तुम आ गए। हम वो सबकी सभी कुछ देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। हम देखते हैं बैरन को जो कि कहता है तो एवन मर गया क्या? हम देख पाते हैं एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स को जिसे और बैरन अपना बच्चा बताता है एडल। कहता है हम सच में ये बच्चा इसको तो इलनेस की वजह से कुछ मंथ पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी ऐसा है। ये सुनने के बाद देखने के बाद एड्रियस सोचता है कि वाकई में तो ये सब कुछ उस ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है। बैरन कहते हैं जब मैं यहाँ वहाँ मेडिसिन खोज रहा था लेकिन तभी मुझे मिला एक रोब मैन। उसने मुझे बोला कि वो मेरे बच्चे की हेल्प कर सकता है और मैंने कहा ठीक है यदि वो मेरे बच्चे की लाइफ बचा सकता तो कोई नहीं। और बोलता एवन इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन इसने उसे इतनी खतरनाक मिजरेबल स्टेज में छोड़ दिया है कि आखिर में क्या ही कहूँ। बाकी में गाइस ऐसी स्टेज कोई को भी ना मिले। एवी गुस्सा हो रही होती है और तभी वो आदमी कहता है एडल प्लीज मुझे माफ कर देना, आपने इस मूर्ख पिताजी को जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया। लेकिन एवी के ऊपर इन सब का कोई असर ना दिखता है। वो जाते ही पकड़ती है बैरन को और उसे दूर फेंकते हुए कहती है तू वहां से दूर हट और हाँ इसे हम मार देंगे। और ये सुनने के बाद सबके सब कहते क्या माय लॉर्ड ये क्या है? तो एवी गुस्सा होती कहती है आगे तुम लोग खड़े क्यों हो? वो भी मूर्ख के भांति मैंने जाओ और जाकर इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाकर लाओ। बोलते यस मैम। बोलते जाओ और इस मॉन्स्टर्स को भी वापस ले जाना है। बट हमारा एड्रियस जो कि एक पत्थर को उठाता है बोलता है रॉक स्पेयर और उस मैजिक का यूज करते ही वो सीधा ही उस बच्चे को जाकर लगता है और वो बच्चा जो कि वहीं पर शायद खत्म हो गया। जो देखते ही लॉर्ड कहता है क्या ये मर गया? सब लोग इस शौक है कि आखिर ये क्यों हो गया। ये भी पूछती है बिग हेड आखिर तुमने बिना मेरे ऑर्डर्स के ऐसा क्यों किया? तो एड्रियस बताता है एक क्रीचर जो कि ब्लैक मैजिक से जिंदा हुआ हो वो इमीडिएटली ही मर जाना चाहिए, जबकि वो एकाएक ऐसे मूव करे जो कि हमें पसंद ना आए। लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बैरन के हाथों में है ना, तो क्या मैं गलत हूँ? ये सुनने के बाद सीन शिफ्ट होता है और बताते हैं कि हाँ इन सब के बाद बैरन को अरेस्ट कर लिया गया तुरंत ही और उसे ले जाया गया इंपीरियल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास।
और दूसरी तरफ उस पैटी की लाश को लोगों ने जब्त कर लिया। और जब हम वापस आए विवेन एकेडमी में तो ऑल्सो उन लोगों ने कहा कि हमें एक टेस्टिमनी देनी ही होगी। और इसके बाद बोलते हैं ये क्लियर हुआ और उसके बाद कोलाइड हुआ। अब ब्लैक मैजिक के साथ ये सब क्लियर करने के बाद बैरन ने एक और हेयरिंग रखी थी। ये सब सुनने के बाद बोलता है सामने वाला बंदा, अच्छा थैंक यू, तो ठीक है आप तुम लोग घर जा सकते हो। आप सीन शिफ्ट होता है और सब लोग बाहर आ रहे। बाहर आते हुए हमारा एंडियस सोचता है हमारी ग्रीन हेयर गर्ल के साथ खड़े हुए बैरन बोलोरा की कॉन्सियसनेस कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हो रहे हैं अभी वो सब इन्वॉल्व है उस ब्लैक मैजिक की वजह से जो सब हो रहा है। मुझे नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों, लेकिन मुझे ये उसका शुक्रिया कहना चाहिए यदि वो उसे शुक्रिया मुझे कहना चाहिए, क्योंकि यदि मैं उसके बच्चे को नहीं मारता तब उसे सफ़र करना था एक ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को जो कि वो खतरनाक विजार्ड उसके ऊपर करते। तभी कोई बोलता है मिस्टर फेरी क्या आपने फिगर आउट कर लिया सब कुछ? ये सुनने के बाद बोलती है और हाँ वो बैरन के बारे में। और ये सुनने के बाद उसे दिखाई देती है छोटी प्यारी सी ग्रीन ईयर गर्ल और बोलती है तुम मुझे सच में उसे छोड़ना नहीं चाहते थे ताकि वो सफ़र ना करे क्या ऐसा? एडियस भी लाइक क्या कहता है फेरी आखिर तुम क्या बात कर रही हो? सोचता अरे यार मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था, मैं तो बाकी में फेरी की जैसी बातें करने लगा। ग्रीन हेयर गर्ल कहती है लेकिन आपका स्टांड तो उन्हीं की तरह है। बट तभी आती है पीछे से लूसिया, बोलती है सीनियर एंड्रियास अरे हाँ क्या आपने अपना काम कर लिया? एंड्रियास बोलता है हाँ कर लिया, बताओ आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो? बताती है वेल देखिए इस चीज़ को तो देखिए जरा। और बोलती है वो दिखाती हुई बोलती है सीनियर आप तो फेमस हो चुके हैं, क्योंकि वो लोग जिनने ये काम किया है वो फेमस हो चुके हैं पूरी एकेडमी में। और ये रोल्डन एकेडमी के स्टूडेंट जिनने डिफीट किया ब्लैक मैजिक को, बोलते क्या बात है आप तो भागे में, अब हमारा पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है, बढ़िया है ना? बोलता है यस अरे ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी ऐसी जगह चाहता हूँ जहाँ पर जाकर मैं थोड़ा बहुत शांति से रह पाऊँ। हमारी लूसिया कहती है हाँ मैंने पता है, और मैं तो सच में रोबोट के लिए मरी ही जा रही हूँ, और इसके अलावा सब हुआ है तो प्लीज मुझे खाना जरूर देना। एड्रियस कहता है नहीं इस चीज के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है जो कि स्प्लिट हुआ, और क्या तुम मुझे यहाँ पर पूरी तरह से सुखाना चाहती हो बच्ची? लूसी कहती वो तो ठीक है, लेकिन आखिर ये कौन है और ये न्यूज में आपके साथ थी सीनियर? और बताता है क्या तुमने इन्हें नोटिस किया? केवल ये विवियन बेजार्क है, थर्ड ईयर नाइट फैकल्टी स्टूडेंट, ग्रीट करो इन्हें। बोलते हैं सॉरी इसकी काइंडनेस के लिए ये दम है थोड़ी। हमारी बेचारी लूसिया कहती है हाँ मैं लूसिया एवर लास्ट आपसे मिलकर अच्छा लगा। बोलती है विविन हाँ मुझे भी, मैं हूँ विविन बैरगल। बोलती है लूसिया अरे हाँ एक स्टोरी भी चल रही है कि आपको एक बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्या ऐसा नहीं है? वैसे आपको तो अब मुझे और भी ज़्यादा पैसा खिलाना होगा और वो भी सेलिब्रेट करना होगा आपकी सक्सेस को जो कि आपने पोर्शन प्रोडक्शन किया है। बोलते अच्छा चलो चलते हैं। बोलते लेकिन ये इस तरह से नहीं है, लेकिन पहले डिनर कर देते। बोलते चलो तो राइट। बोलो मतलब हम ये देख रहे हैं वो टावर है। बोलते हैं हाँ हम लोग कल चलेंगे मैजिक टावर पर। बोलते हैं अच्छा लेकिन मुझे क्या तुम माफ़ नहीं करोगी यदि तुम कुछ ज़्यादा लेट हो रही हो? शिफ्ट होता है रोल्डन मैजिक टावर के ऊपर जो कि बाकी में शानदार है, जहाँ अपना एंड्रियस बेचारी लूसिया को टांगल ला रहा है। और बोलता है एंड्रियस अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं तुम जैसी मूर्ख के ऊपर कभी ट्रस्ट ही नहीं करता। ये सुनने के बाद लूसिया भी लाइक हाँ छोड़ो बेचारा। एंड्रियस चढ़ता हुआ जा रहा, बोलते सीनियर प्लीज आराम से चलिए। ये सुनने के बाद तो एंड्रियस भी लाइक तुम चलो छोड़ो। आवाज आती है अंदर से क्या एंड्रियस क्रोवेल और लूसिया वर्गनाट क्या सही कहा? बोलते हाँ हाँ ठीक है। बोलता है चलो तो मुझे फॉलो करो। वो लोग अंदर जाते हैं, अंदर वो लोग देखते हैं बिल्कुल नजारा, और ये बिल्कुल गाइस उस तरह से है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हमारा हैरी पॉटर। बिल्कुल सही कहा। और बोलते हैं स्पेस मैजिक टावर ये बिल्कुल चेंज करता रहता है, तो इसलिए आपको हमेशा अपने कदम देखकर चलना होगा, नहीं तो कहीं से कहीं ही पहुंच जाएंगे। बोलते अच्छा अरे हाँ बेकअप। बोलते हाँ अच्छा प्रॉपरली करो। बोलते हाँ मैं जग गया हूँ। और ये किसी की आवाज़ है पता नहीं। लूसिया कहती है विविन सीनियर वैसे मैं जमीली थी वो कल। बोलती विविन थी ना? बोलते हाँ। बोलती है तो आपका क्या रिलेशनशिप है उसके साथ? हमारा एंड्रियस भी लाइक नहीं ऐसा कुछ है, ऐसा तो नहीं। लूसिया उसे घूर कर देखती है तो एंड्रियस भी लाइक ये क्या बकवास है? कहता है वेल डेफिनेटली हम लोग सर के लिए जाएंगे, और वैसे आप तो रिच हो गए हो तो क्यों ना आप मुझे अच्छी ट्रीट दें। बोलते हाँ ठीक है। तभी किसी की आवाज़ आती है ओ जरा देखो। मुझे तो तुम दोनों बिल्कुल भी नर्वस नहीं दिखाई दे रहे, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे दोनों बंदे ही चौके होते हैं। बोलते हैं ये बॉयज लेकिन वो इंसान कहाँ है? तभी वो आवाज सुनने के बाद हम देखते हैं वहां पर कोई आ गया होता है, और एक होता है ईगल जो कि उन्हें लेकर आगे गया। सब लोग की शौक एड्रियस और लूसिया तो लाइक ऐसा कि भाई हमारे साथ ये हो ही क्या रहा है। हम देखते हैं तभी एक प्रोफेसर को,
और ये होते हैं रोल्ड एंड मैजिक टावर के ओनर बैट एल्विन। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट तो गाइज मैं खत्म कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि मेरे पेपर्स आ चुके हैं और उसकी डेट भी तय हो चुकी है कि कब है। और उसके अलावा मेरे प्रैक्टिकल बाकी सब बहुत सारी चीज़ें हैं यार गाइज जो कि मुझे करनी है, और इतना अच्छी तैयारी नहीं तो तैयारी भी करनी है, इसलिए इस सीरीज़ की वीडियोज़ रेगुलर नहीं हो पाएंगी, उसके लिए मुझे माफ़ करना। इसके अलावा मेरे फ़ोन में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए मैं पहले चैनल पे भी यही चीज़ बोला हूँ, लेकिन वहाँ पे तो वीडियो देखो रेगुलर आएगी क्योंकि वो मेन चैनल है। और अगर आप लोग इस पे भी सपोर्ट दिखाते हैं तो इस पे भी आने लगेंगे, क्योंकि भाई सपोर्ट की तो ज़रूरत है। तो ठीक है गाइज, अब इसके अलावा कुछ कहने को बचा भी नहीं है, तो मिलता है अगले एपिसोड में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।